हेलो एवरीवन, मैं सर्वेश अग्रवाल। आज हम आपको पढ़ाएंगे फार्माकोग्नोसी का पूरा फुल बुक रिवीजन, जिसमें हम पूरी की पूरी बुक से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं और आपको पास होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अगर आपको सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होंगे तो आपकी तैयारी काफी अच्छी हो पाएगी, और अगर आप उतना नहीं पढ़ रहे हैं तो कहीं एक आपके पास एक आइडिया होगा किसी भी टॉपिक का कि उस टॉपिक में क्या आपको लिखना है। ठीक है, तो हम उसी बेसिस पे ये पूरी बुक फुल बुक रिवीजन कराएंगे। ये आपकी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है। आप इसका ई बुक भी खरीद सकते हैं वेबसाइट से जाके, या फिर हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। बाकी आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स की लिंक वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, और आप जाके चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं चैप्टर की तरफ। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। अब फार्माकोग्नोसी क्या होता है? फार्माकोग्नोसी वो ऐसा एक ड्रग का सब्जेक्ट है। ठीक है, ऐसा एक फार्मेसी का सब्जेक्ट है जो कि क्या होता है, ऑर्गेनाइज स्टडी कराता है, जो कि ऐसे ड्रग की जो कि कहाँ से पाए जाते हैं, नेचुरल सोर्सेज से, एनिमल वगैरह से। मतलब कोई भी ऐसी ड्रग है जो बाहर से मिली, कहीं से मिली है या कुछ है, तो उसकी कहाँ से मिल रही है, क्या चीज है वो, जहां से मिल रही है वो कैसा है, ड्रग कैसा है, ये सारी की सारी जो स्टडी करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, फार्माकोग्नोसी के अंदर में करते हैं। फार्माकोग्नोसी आप बेसिकली कह सकते हैं, फार्माकोग्नोसी इज अ सब्जेक्ट हुज डील विद स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब क्रूड ड्रग का जो पढ़ाई होता है, क्रूड ड्रग जिसको बोलते हैं, जैसे आपका नॉर्मल कोई भी तुलसी का पत्ता हो गया, दैट इज अ क्रूड ड्रग। ठीक है, तो तुलसी के पत्ते की पढ़ाई करनी है कि उसमें कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं या कौन कौन से पदार्थ होते हैं, उसको हम फार्माकोग्नोस्टिकल स्टडी बोलेंगे, और पूरा सब्जेक्ट जो होगा, वो प्रोसेस होगा, फार्माकोग्नोसी होगी। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी का क्लियर हो गया होगा। बाकी फार्माकोग्नोसी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है आपका, एक फार्माकॉन और दूसरा ग्नोसिस। फार्माकॉन का मतलब होता है मेडिसिन, और ग्नोसिस मतलब नॉलेज, मतलब मेडिसिन की नॉलेज को गेन करना, वो होता है आपका फार्माकोग्नोसी। ठीक है, बाकी कुछ और डेफिनेशन है, जैसे अमेरिकन सोसाइटी ने बोला है, क्या बोला है कि फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल एंड बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। मतलब वही कि किसी भी ड्रग की, यानी किसी भी दवा की, आपकी उसकी रासायनिक, जैविक और भौतिक जितने भी टाइप के उसके गुण होते हैं, सारे एस्पेक्ट की पढ़ाई करना, वो क्या होता है आपका फार्माकोग्नोसी होता है। ठीक है ना, 1815 में सीएस सैडलर ने पहली बार फार्माकोग्नोसिस का वर्ड का जिक्र किया था अपनी बुक किसमें, एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका में। ठीक है, बाकी जो पहली बार इसका टर्म यूज किया गया था, वो प्रोफेसर जॉन स्केडन के द्वारा यूज किया गया था, जो जिन्होंने अपनी बुक मटेरिया मेडिका में उस चीज को मतलब इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फिर बाकी आप हिस्ट्री जान ले। हिस्ट्री में क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। जैसे पहले मेनली क्या होता था, पेपरस एबर जो होता था, एक तरीके का वो लेख होता था, जो जिसमें सारी दवाओं के बारे में लिखा हुआ होता था। ये कहाँ पे, आपके 16th सेंचुरी के पहले होता था। फिर उसके बाद हिपोक्रेट्स आए। हिपोक्रेट्स ने क्या किया, उस चीज को डिवीजन किया। हिपोक्रेट्स आपको पता ही होगा हिपोक्रेट्स के बारे में। फिर एरिस्टोटल आए, उन्होंने और डिवीजन किए। डायोस्कोराइड्स आए, उन्होंने कुछ और चीजें की, वो 14 to 18 बेसिन। फिर गैलन आए। गैलन ने क्या किया, नई फार्मेसी की चीजें क्रिएट करी। उन्होंने गैलेनिकल्स का क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन दिया कि गैलेनिकल्स कैसे काम करता है। और यहाँ पे कुछ, जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, कुछ साइंटिस्ट और कुछ चीजों के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे इंडिया में जो चरक और सुश्रुता है, इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा इंडियन मेडिसिन सिस्टम को स्टेबलाइज किया कि कैसे कैसे चीजें क्या काम करेंगे। और उन्होंने अपनी अपनी बुक, एक थी चरक संहिता और दूसरी सुश्रुत संहिता। फिर हिपोक्रेट्स आए, उन्होंने हिपोक्रेट्स के आने के बाद उनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला गया। वो सारी चीजों को सही से रिसर्च वगैरह में लेके आए। ठीक है, ऐसे ही कई सारे साइंटिस्ट आते गए, और इसका क्या हुआ, चीजें और बढ़ती गई। आज के टाइम पे क्या हो गया है कि फार्माकोग्नोसी, जो कि एक ऐसे क्रूड ड्रग का नहीं रह गया है, सिर्फ आयुर्वेदिक तक नहीं रह गया, वो एलोपैथ में भी हो गया। यानी फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन वगैरह होने लगी है ड्रग की, उसको एक नए फॉर्म में डेवलप किया जा रहा है। जैसे आप देख रहे होंगे आजकल की नई नई टैबलेट्स आ रही हैं, जो कि पूरा का पूरा एक किसी पर्टिकुलर चीजों से मिलकर बना, उसमें केमिकल यूज नहीं किया गया है। सो वो सारी चीजें यहाँ से होती हैं। बाकी आपका प्रेजेंट स्टेटस का क्वेश्चन कभी कभी आता है, तो आप उसमें वही लिख दीजिएगा जो डेवलपमेंट हो रहा है। मैंने अभी बताया कि क्या क्या चीजें, नई नई चीजें डेवलप हो रही हैं, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम और इन सब चीजों से बाइंड करके एक नया मेडिसिन फॉर्म हो रहा है। नई उसमें रिसर्च हो रही है, जो कि काफी ज्यादा ग्रोथ दे रहा है। उससे एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों को कंबाइन भी किया जा रहा है बहुत सारे ड्रग्स में। ये सारी चीजें आप लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद स्कोप देखते हैं। स्कोप में क्या होता है, इसमें सिंथेटिक ड्रग और एंटीबायोटिक्स के बारे में
इसकी मतलब डिमांड्स काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, तो वो सिंथेटिक ड्रग और एंटीबायोटिक्स मेनली कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, किसी भी सब्सटेंस से, तो वो भी कहाँ फार्माकोग्नोस्टिक के स्कोप में, उसमें स्कोप है कि वो चीज को आप करके आगे बढ़ सके। फिर उसके बाद इंडिजिनस सिस्टम को पढ़ने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फार्माकोग्नोसी, ठीक है। फिर हर्बल मेडिसिन अगर आपको चाहिए तो हर्बल मेडिसिन में बनाने के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी फार्माकोग्नोसी की, ठीक है। उसके बाद नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम जैसे आ रहा है, नई नई दवाइयां बन रही है जो कि आयुर्वेदिक प्लांट्स को उठा के बन रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं फार्माकोग्नोसी के स्टडी में आती है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पढ़ने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका स्कोप हो गया और ये चीजें हो गई, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, उसी क्रूड ड्रग का, जो क्रूड ड्रग हमने लिया उसी का क्लासिफिकेशन। आपके क्रूड ड्रग के, ठीक है, 5 सोर्स होते हैं मेनली, ये भी याद कर लीजिएगा। 5 सोर्स कौन कौन से होते हैं? एक आपका नेचुरल हो गया, मतलब प्लांट हो गया, एनिमल हो गया, सी हो गया, मरीन हो गया और अर्थ हो गया, ठीक है। ये 5 चीजें हैं जहां से हम क्रूड ड्रग को लेते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्रूड ड्रग क्या होता है? एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होता है जो कि कहां से, प्लांट, एनिमल, मिनरल और माइक्रोब से मिलके से प्राप्त किया जाता है, जिसकी एक आपकी थेराप्यूटिक क्वालिटी होती है, मतलब उसका कोई मेडिसिनल यूज होता है। मतलब ऐसी चीजें जिनका जो चीज पौधों से प्राप्त हो, जंतुओं से प्राप्त हो, खनिजों से प्राप्त हो और किसी भी सूक्ष्म यानी माइक्रोस्कोपिक थिंग हो उससे प्राप्त हो, और उसका क्या एक सही क्या बोलते हैं, कोई मेडिसिनल यूज हो, ठीक है। ये चीज हो गया आपका क्रूड ड्रग। अब क्रूड ड्रग को कितने में डिवाइड किया जाता है? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया जाता है, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में भी डिवाइड किया जाता है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी डिवाइड किया जाता है, फार्माकोलॉजिकल में भी और केमिकल में भी और कीमोटेक्सोनॉमिकल में। ये चीज अलग अलग चीजों में डिवाइड किया जाता है। ये चीज मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? अल्फाबेटिकल, अल्फाबेट आपको पता है ना, ABCDE, तो ऐसे ही ABCD एक तरफ लिख दिया जाता है और A से जितने ड्रग होते हैं उसमें A लिख दिया जाता है, B से जितने ड्रग होते हैं उसमें B लिख दिया, B के सारे लिख दिए जाते हैं, C के जिनमें जितने ड्रग होते हैं, और वो ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहता है Z तक, ठीक है। तो ऐसे ये करते हैं क्या, आपकी अल्फाबेटिकल, ठीक है। उसके बाद टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं? उसकी किसी भी ड्रग की टेक्सोनॉमी डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो ड्रग जिस टेक्सोनॉमी का सेम सेम होता है उसको अलग अलग ऐसे ही करते हैं, मतलब सेम टेक्सोनॉमी के ड्रग सेम उसमें रहेंगे, ठीक है। ये आपकी उसकी क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मार्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? क्लासिफिकेशन इसका इसके पूरी मार्फोलॉजिकल बेसिस पे उस चीज की क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। मार्फोलॉजिकल जैसे कि मतलब उसका टेक्सचर कैसा है, कलर कैसा है, ये सारी चीजें जो है तो उनको एक क्लास में रखने की ट्राई किया जाएगा, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे? फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि आपका उस ड्रग फार्माकोलॉजिकल बेसिस पे डिवाइड होते हैं। जैसे किसी भी ड्रग का अगर फार्माकोलॉजिकल एक्शन है कि वो फीवर डाउन करता है, तो दोनों दवाइयां एक में ही रहेंगी, ठीक है। उसके बाद आपका केमिकल क्लासिफिकेशन होता है। केमिकल क्लासिफिकेशन में हम ये स्टडी करते हैं कि केमिकली वो ड्रग कैसा काम कर रहा है, कौन कौन से केमिकल कॉन्स्टेंट्स है, ये सारी चीजें हम देख के फिर उसको एक साथ डिवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद कीमोटेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इस क्लासिफिकेशन में क्या होता है, उसकी कीमोटेक्सोनॉमी का स्टडी किया जाता है कि वो कीमो से एक्सपोजर होने के बाद उसकी टेक्सोनॉमी कैसी होती है, क्या क्या चीजें होती है, वो सारी स्टडी की जाती है और उसको हम कीमोटेक्सोनॉमी में उसी तरीके से डिवाइड कर देते हैं। आपकी बॉटम लाइन यही है, यही सारी चीजें आप आगे लिख दीजिएगा जब इसके क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली, ठीक है। बाकी आपका आगे देख लेंगे। ये जैसे आप टेक्सोनॉमी, अब टेक्सोनॉमी आपने पहले ही पढ़ा हो, टेक्सोनॉमी कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है, जो किसी भी प्लांट वगैरह का आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो बॉटनी वाला सब्जेक्ट था, सॉरी जोलॉजी वाला सब्जेक्ट था, उसमें कि किंगडम, सब किंगडम, डिवीजन, क्लास, सब क्लास, ट्राइब, ये सारी चीजों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी आपके दो तरीके के एक और क्वेश्चन आता है इसमें, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं? जो ऐसे ड्रग जिनसे डायरेक्टली कोई आप कोई भी चीजें निकाल सके, मतलब कोई भी ड्रग जो हमें चाहिए वो डायरेक्टली आप निकाल सके। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन से होते हैं? क्रूड ड्रग कौन से होते हैं? ऐसे से जिनसे एक प्रोसेस करने के बाद निकाला जाए, मतलब जैसे ओपीएम का प्लांट हो गया जो कि इन सीजन के बाद उससे निकलता है, ठीक है। तो किसी भी अगर प्रोसेस को हम कर रहे हैं, डायरेक्ट फॉर्म में उससे ड्रग नहीं पा रहे हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग में रखा जाएगा। और ऐसा कोई प्लांट है जिससे हम डायरेक्टली पा रहे हैं, तो उसको क्या, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग बोलेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आता है क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग। क्वालिटी ऑफ क्रूड ड्रग कैसे चेक करते हैं, क्या चीज होती है, सारी प्रोसेस हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, एडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग। ड्रग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एडल्ट्रेशन की प्रॉब्लम है, कि मतलब एडल्ट्रेशन क्या होता है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है, ठीक है। एडल्ट्रेशन क्या है? जैसे कि आपने कहीं से हल्दी खरीदी, ठीक है। हल्दी खरीदते टाइम पे उन्होंने, दुकानदार ने क्या किया, या जिसने भी हल्दी सप्लाई की उसने क्या किया, हल्दी के साथ में कुछ ऐसे सेम तरीके के दिखने वाले और सेम चीज मतलब सेम टेक्सचर वाले, मतलब उन्होंने लकड़ी उठाई और वो उसको पेंट कर दिया
किसी से येलो कलर से, ठीक है, और उसी हल्दी में मिक्स कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, एडल्ट्रेशन बोलेंगे, ठीक है। एडल्ट्रेशन का क्या होता है, ऐसे ही ड्रग में एडल्ट्रेशन होती है कि जिस ड्रग का है वैसे ही सेम तरीके की चीजें आपको दे दी जाए। तो उस एडल्ट्रेशन का मीनिंग ये होता है, उससे क्या होता है, चीजें कभी कभी आप रेट बचाने के लिए, ये सारी चीजें प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं उसके, ठीक है। बाकी क्या होता है इसका इसका डेफिनेशन, ड्रग में क्या किया जाता है, एडल्ट्रेशन जो कि होता है वो ऐसे ही होता है, ठीक है, मार्फोलॉजिकल बेसिस पे होता है, उसकी पूरी मार्फोलॉजी यानी अपीयरेंस वगैरह सब कुछ सेम होता है, बट उसका क्या होता है, मेडिसिनल वैल्यू नहीं होता है, मतलब उसका कोई मेडिसिनल यूजेस नहीं होता है। जैसे आप लकड़ी मिला दिया तो लकड़ी और हल्दी के कंपैरिजन में क्या है, उसमें मेडिसिनल वैल्यू रहेगी, तो ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। एडल्ट्रेशन क्या हुआ, मतलब किसी भी चीज को, ऐसी चीज को मिला देना जो कि उसके काम का है ही नहीं, बस उसके जैसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया एडल्ट्रेशन। अब एडल्ट्रेशन में क्या क्या चीजें होती है, एडल्ट्रेशन में डिटोरिएशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक इम्पार्ट, मतलब ऐसा कि ऐसे जिसकी क्वालिटी उतनी अच्छी ना हो वो चीजें मिला दी जाए, ठीक है। फिर उसके बाद एडमिक्सचर होता है। एडमिक्सचर क्या हो गया, एक्सीडेंटली कोई एक चीज वो दूसरे में गिर जाए, ठीक है, या मतलब ऐसा लाइक आप इंटेंशनली नहीं कर रहे कि जानबूझ के वो चीज नहीं कर रहे, बस उसमें मिक्स हो गया, ठीक है। उसके बाद सोफिस्टिकेटेड जो होता है, उसमें क्या होता है, अपनी खुद के टाइप की होती है, मतलब आपने जानबूझ के वो चीज जैसे पेंट वगैरह करके मिलाया है, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन होता है। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, इसमें जो एक्चुअल वाली जो ड्रग होती है, ठीक है, उसके जगह पे पूरा का पूरा डिफरेंट ही चीज आपने मिला दिया, मतलब वो हल्दी मांगा, उन्होंने हल्दी नहीं दिया, उन्होंने कुछ और ही दे दिया, ठीक है, ये चीज। बाकी फिर इंफीरियोरिटी जो होती है, उसमें क्या होता है, जो मतलब किसी ऐसी चीज को मिला दिया जिसका मतलब कोई यहाँ पे कोई काम नहीं था, मतलब उसकी मेडिसिनल वैल्यू है या फिर वो नुकसान ही पैदा कर सकता है, ऐसा टाइप का चीज, ठीक है। उसके बाद स्पॉयलेज होता है। स्पॉयलेज में क्या होता है, मतलब इससे स्पॉयलेज मिला दिया, जैसे कुछ मतलब सड़ा हुआ है, ठीक है, अब उसको भी दे दे, उससे क्या होगा, उससे माइक्रोबियल कंटामिनेशन बढ़ेगा, माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ेगी, तो वो पूरा का पूरा ड्रग जो अच्छा है वो भी खराब हो जाएगा। अब ये डिफरेंट मेथड होते हैं एडल्ट्रेशन करने के। एडल्ट्रेशन किस किससे होता है, एक अनइंटेंशनल होता है और एक इंटेंशनल होता है, ठीक है, इन्हीं दो चीजों को हम पढ़ेंगे। अब इंटेंशनल अनइंटेंशनल कैसे होता है, अनइंटेंशनल में क्या हो गया, आपके नाम को कंफ्यूजन हो गया, आपने कुछ खरीदा उसका, तो वो सेम नाम का दो चीजें हो गई, तो उसमें क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे दो नाम के लोग हैं, राहुल राहुल दो लोग हैं, तो मुझे दूसरा वाला राहुल चाहिए और वो वाला राहुल नहीं चाहिए, तो उससे नाम की कंफ्यूजन में भी अनइंटेंशनली एडल्ट्रेशन हो जाता है। उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज हो गया, किसका, ऑथेंटिक सोर्स का, ठीक है, मतलब आपके पास तो नॉलेज ही नहीं है। फिर उसके बाद सिमिलैरिटी हम देख लें, अगर जो मॉर्फोलॉजिकल मतलब वो पूरी के पूरे तरीके से सेम दिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। या फिर ऐसे मतलब ओरिजिनल प्लांट ज्यादा है ही नहीं, तो उसकी वजह से एडल्ट्रेशन बार बार करना ही पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद सिमिलरिटी ऑफ कलर, एकदम कलर ही सिमिलर हो गया कि मतलब पीला ही दिख रहा है, वो भी वो कुछ और ही है, लेकिन आपको सेम चीज आ गई, ठीक है। ऐसे ही कुछ और चीजें होती है, केयरलेस कलेक्शन, मतलब जब उसको कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ कुछ भी उठा लिया है उस कलेक्शन में, तो उससे भी काफी सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटेंशनल पे आता है। इंटेंशनल में क्या होता है, एडल्ट्रेशन को क्या, मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस को यूज करते हुए, मतलब कि कोई चीज बना के उसमें मिला दी, ठीक है, उसमें हो गया। उसके बाद सबस्टेशन क्या होता है, मतलब कोई बहुत कम इंफीरियर, मतलब कॉमर्शियली उतनी नहीं सक्सेस है, उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, उसको मिक्स कर दिया, तो वो जानबूझ के होता है, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन कर दिया, मतलब ड्रग खत्म हो गई है, कोई सामान खत्म हो गया, उसके जगह पे कुछ और ही सामान चला दिया, तो ये भी इंटेंशनल होता है। उसके बाद क्या होता है, सुपरफिशियली क्या होता है, इंफीरियर नेचुरल सब्सटेंस को कर देना, मतलब कि जानबूझ के किसी ऐसी क्वालिटी को, एकदम लो क्वालिटी का सामान उसमें यूज करना, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मतलब अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे आप लिख दीजिएगा कि मतलब अगर आप कहीं पे जानबूझ के ऐसी चीजें करेंगे तो कैसे करेंगे, तो वही सारी चीजें यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। उसके बाद हम इवैल्यूएशन पैरामीटर पे आते हैं। इवैल्यूएशन पैरामीटर ड्रग का कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती है। इवैल्यूएशन क्या होता है, कोई भी ड्रग को डिटरमाइन करना कि वो एक्चुअल ड्रग है या नहीं है, या फिर एडल्ट्रेंट उसमें मिला हुआ है, ठीक है। तो ये किन किन जो किन किन बेसिस पे चेक कर सकते हैं, पहला ऑर्गेनोलेप्टिक पे चेक कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल पे चेक कर सकते हैं, दूसरा माइक्रोस्कोपिक पे, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। ऑर्गेनोलेप्टिक पे कैसे देखेंगे, ऑर्गेनोलेप्टिक पे देखने के बेसिस मेनली 4-5 होते हैं, ठीक है। जैसे आप उसको कलर के बेसिस पे जज करेंगे कि कलर कैसा है, एक्चुअल कलर से मैच कर रहा है कि नहीं, टेक्सचर, शेप, साइज, अरोमा और फ्लेवर। अरोमा मतलब उसका स्मेल, ठीक है। ये 5 बेसिस पे आप उसको देखेंगे कि एक्चुअल में वो है या नहीं है, मतलब उन दोनों को इवेलुएट करेंगे, एक बार उसको चेक करेंगे, एक बार उसको चेक करेंगे, इस बेसिस पे, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका मार्फोलॉजिकल। मार्फोलॉजिकल में क्या देखते हैं, आपका डिफरेंट शेप्स वगैरह देखते हैं कि उसका टेक्सचर कैसा है,
और वो किस तरीके से दिख रहा है, कितना बड़ा है साइज वगैरह, ये सारी चीजें अलग अलग चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, लीव्स देखेंगे, उसके फ्लावर्स कैसे हैं, फ्रूट्स कैसा है, उसका सीड कैसा हो रहा है, ये सारे स्टडी हम करते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक में क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपिक में इसका स्टडी जब करते हैं तो उसमें अलग अलग चीजें देखते हैं माइक्रोस्कोपिक में। जैसे कि हमने उसमें देखा कि उसके स्टार्च कितने हैं, उसका क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजन ऑक्सलेट कितना पड़ा हुआ है उसमें, और बहुत सारी चीजें इसमें देखते हैं जो माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती हैं। जैसे उसका स्टार्च देखेंगे, हेमिसोलुलोज कितना है, आयोडीन सॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उस पे, वो कलर दिखा रहा है, स्ट्रेन छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है, ये सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लीव कांस्टेंट जिसमें इसी में देखते हैं मार्फोलॉजिकल करेक्शन में। इसमें हम क्या देखते हैं, वेन विस्लेट नंबर देखते हैं। ठीक है, वेन टर्मिनेशन नंबर देखते हैं कि कितना ज्यादा टर्मिनेट हो रहा है, कितने स्क्वायर फीट में कितनी है। फिर उसके बाद स्टोमेटल नंबर देखते हैं कि स्टोमेटा कितना ज्यादा उसमें प्रेजेंट है। फिर स्टोमेटल इंडेक्स भी देखते हैं कि कितना ज्यादा उसका फ्रैक्शन में कितना ज्यादा आ रहा है, यहाँ से इवेल्युएट करके उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, स्टोमेटा का चेक करते हैं। ट्राइकोम्स के बारे में चीजें जानते हैं कि ट्राइकोम्स एक तरीके का ऐसे एपिडर्मिस की तरह लेयर निकल। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव टेस्ट यानी लाइपोसोडियम स्पोर्ट्स मेथड करते हैं। इसमें क्या करते हैं, पाउडर ड्रग को करते हैं। ठीक है, अब पाउडर ड्रग को क्या करते हैं, एकदम उसको लेते हैं और उसमें क्या बोलते हैं, उसको मिक्स करते हैं। ठीक है, इन मतलब प्लेट पे रख सॉरी आपकी स्लाइड पे रखते हैं, उसमें एक ग्लिसरीन डालते हैं, देन उसके आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, फिर आपका फिजिकल एवेल्युएशन आता है। फिजिकल एवेल्युएशन में उसमें क्या करते हैं, आपका मॉइस्चर कंटेंट देखते हैं कि उस ड्रग में कितनी मॉइस्चर है, जितना होना चाहिए उतना ही नहीं है। फिर उसकी मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं, सॉल्युबिलिटी डिस्कस करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन चेक करते हैं। ऑप्टिकल रोटेशन आपने पढ़ा होगा कि ऑप्टिकली जब कोई किसी फ्लूइड से उस पर लाइट गुजारी जाती है तो क्या होता है, वो मूव करता है कि नहीं करता है, ये सारी चीजें उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या देखते हैं, लाइट का पासेस कितना इजिली हो जाता है। ठीक है, उसकी एस वैल्यू चेक करते हैं। ये सारा अलग अलग फिजिकल का है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं किसमें, केमिकल एवेल्युएशन। केमिकल एवेल्युएशन में दो तरीके के टेस्ट होते हैं आपके, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव में क्या, इसका डिटेक्शन करते हैं अलग अलग चीजों का, जैसे ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है, अल्कोलाइड प्रेजेंट है, ये सारी चीजें क्या क्या प्रेजेंट है उसमें, यही सारी चीजें हम टेस्ट करते हैं। सपोनिन का टेस्ट करते हैं, फिनोलिक टेस्ट करते हैं, यही सारी चीजें अलग अलग टेस्ट करते हैं। उसके बाद दूसरा टेस्ट जो करते हैं वो क्या करते हैं, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं इसका। इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल लेते हैं। रॉ मटेरियल को लेने के बाद सबसे पहले क्या करते हैं, उसको एक्सट्रैक्शन कराते हैं। एक्सट्रैक्शन का किया, उसके बाद उसको क्या किया, प्योरिफिकेशन किया। उसका प्योरिफिकेशन करने के बाद उसका कैरेक्टराइजेशन करते हैं फार्मास्यूटिकल एक्टिव कांस्टेंट का, कि उसमें कौन कौन से कांस्टेंट प्रेजेंट है। उसके बाद क्या करते हैं, उसको इन्वेस्टिगेशन करते हैं कैसे, बायोसिंथेसिस पाथवे पे रख के। फिर उसके बाद उसका क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, जो कि हमने पहले देखा। ठीक है, मेनली यही है। उसके बाद आपका बायोलॉजिकल एवेल्युएशन। अब बायोलॉजिकल एवेल्युएशन किस लेवल पे होता है, आपका पहला लेवल जो होता है उसमें क्या करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे निकालते हैं, जिसमें क्या लिखते हैं, सिलेंडर प्लेट मेथड यूज करते हैं, टर्बिनाइड मेट्रिक मेथड यूज करते हैं। और उसके बाद आपका लास्ट आता है माइक्रोबायोलॉजिकल लिमिट्स वाला इवैल्यूएशन। ठीक है, इसी में जो बायोलॉजिकल है उसमें कितना ज्यादा किसमें माइक्रोबियल प्रेजेंट है, कितना माइक्रोस प्रेजेंट होना चाहिए, वो अलग अलग आपका टॉपिक लिखा हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में इसमें स्टडी करनी है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन कौन से होते हैं, आपका पहला है एल्कोलॉइड। एल्कोलॉइड क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। ठीक है, ये बेसिकली नेचर मतलब इनका बेसिक नेचर होता है, और ये कहाँ पे, अमीनो नाइट्रोजन में इनका अमीनो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से इनका नेचर जो होता है वो काफी ज्यादा बेसिस होता है। ठीक है, ये एक तरीके का बेसिक नाइट्रोजनस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है, उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन जो होता है वो आपका होता है, पहला ट्रू एल्कलॉइड्स होता है। ये क्या होता है, ट्रू एल्कलॉइड्स ये अमीनो एसिड से ड्राइव्ड होते हैं, और ये नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग शेयर करते हैं। ठीक है, इनके एग्जांपल में जैसे कोकीन, मॉर्फिन, ये सब हो गया, वो सारे हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोटो एल्कलॉइड्स होते हैं। प्रोटो एल्कलॉइड्स क्या होता है, अमीनो एसिड नाइट्रोजन जो कि प्रेजेंट जिनमें हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन इनका कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही सिंपल अमाइन की तरह होता है। ठीक है, इसके एग्जांपल में क्या आएंगे, आपके एफेड्रीन आ गया, मेस्केलिन आ गया, ये सारी चीजें ड्रग आती है। फिर उसके बाद स्यूडो एल्कलॉइड्स होते हैं। स्यूडो एल्कलॉइड्स, स्यूडो मतलब आपको पता ही होगा कि जो झूठे एल्कलॉइड्स होते हैं, मतलब उतना ज्यादा श्योरिंग नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरीके का इनका नेचर जो होता है वो बेसिक होता है, और ये क्या अमीनो एसिड से ड्राइव नहीं होते, इनका ये प्रिकॉर्सर या फिर सब डिवाइडेड मतलब प्रिकॉर्सर होते हैं। ठीक है, एक तरीके के। उसके बाद क्या होता है, ये सब डिवाइडेड होते हैं किसमें, स्टेरॉयडल एल्कोलाइड्स में और प्यूरिन बेस में। ये दो तरीके के। अब स्टेरॉयडल में किसमें, कॉनिसिन में होता है, जिसमें एक आपकी स्टेरॉयडल मोइटी होती है।
ठीक है। दूसरा आपका प्यूरिन बेस में होता है, जिसमें आपका कैफीन होता है, जो जिसमें आपकी प्यूरिन मोटी होती है। ठीक है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, उसके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, एक बार आप इसको स्टडी कर लेना, कभी कभी स्ट्रक्चर्स किसी किसी के पूछ लेता है। ठीक है, अब इसका ऑकरेंस और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? ऑकरेंस इसकी क्या है, किसी भी सीड्स वगैरह में पाई जाती है। ठीक है, किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट में ये पाया जा सकता है। इसका दो या स्पेसिफिक, एक या दो स्पेसिफिक पार्ट में ये मोस्टली पाया ही जाएगा। ठीक है, किसी भी ड्रग में, जैसे टोबैको के उसमें पाया जाता है निकोटोनिक, जो कि टोबैको के प्लांट के उसके रूट से सिंथेसाइज करके इसको हम एल्कोलॉइड्स को पा सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग चीजें होती है। अब इसको आइसोलेशन कैसे करते हैं? इसके आइसोलेशन में स्टार्स ऑटो मेथड यूज करते हैं, जो कि आपका एक तरीके का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, स्टार्स ऑटो मेथड पहले के सिलेबस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उसमें एक मेथड होता है कि उसमें सैंपल रख देते हैं हम, नीचे से उसमें हीट डालते हैं, मतलब एक तरीके का ऐसे ऑपरेटस होता है, उसपे नीचे एक हीट बेस लगा होता है, उसी के ऊपर हम उसको रख देते हैं। हीट के जस्ट नीचे वाले बॉक्स में उसमें पानी रखा होता है, जो कि पानी हीट के एक्सपोजर से उसमें से क्या होता है, इवेपोरेशन की प्रोसेस शुरू होती है। वो इवेपोरेशन का जो क्या बोलते हैं फ्यूम होता है, वो कहाँ पे जाता है, वो सैंपल के कांटेक्ट में आता है और वहां उसका एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस कंप्लीट कराता है, फिर आगे ऊपर जाके वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका स्टार्स ऑटोमेटर हो गया, उसका मेंस की प्रोसेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपका प्रोसेस दिया हुआ है केनपर बर्ग प्रोसेस। ये कुछ प्रोसेस है जो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब जैसे स्टार्स ऑटोमेटेड मैंने बता रहा था, इसमें क्या करते हैं, पाउडर मटेरियल को लेते हैं, उसके बाद डीफैट करते हैं पाउडर मटेरियल को। ठीक है, मतलब उसको उसमें से जितने भी फैट होते हैं उसको निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद मॉइस्ट करते हैं, किसके साथ, वाटर के साथ, मतलब वाटर उसमें नमी नमी बनाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं NH3 डाइल्यूट लाइम सॉल्यूशन के साथ में। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, उसमें से जो सामान निकला उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया और उसकी कंसंट्रेशन को पूरा बरकरार रखा। फिर उसको क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड में डाल देते हैं। अब इससे क्या होगा, दो बेसिक निकलते हैं, एक आपका एक्वस फेज निकलता है, एक आपका ऑर्गेनिक फेज निकलता है। अब एक्वस फेज को हम ले लेते हैं, उसको क्या करते हैं, बेसिफाइड करते हैं। क्या करने के लिए, मतलब उसको क्या करते हैं, बेसिफाइड मतलब बेसिक, जो बेसिक वाला होता है, यानी बेसिक आपको पता है ना, क्षार जिसे बोलते हैं, क्षारीय। ठीक है, वो उसमें बेसिक कंपाउंड की तरफ लेके जाते हैं। उसको क्या करते हैं, बेसिक उसको किसके साथ करते हैं, NaHCO3 के साथ और KOH के साथ उसको बेसिक कंपाउंड में ले जाते हैं। अब फिर यहाँ से उसका भी दो बेसिस प्रेजेंट होता है। पहला फेज कौन सा जाता है, एक्वस, जिसमें पानी ज्यादा होता है, दूसरा कार्बनिक। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक जो होता है फेज वो। ठीक है, अब ऑर्गेनिक फेज को लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसको इवेपोरेट करते हैं, उसके ड्राई होने तक इवेपोरेट करते रहते हैं। उसके बाद आपको जो क्रूड ड्रग होती है, एक्चुअल एल्कोलाइट होती है, वो मिल जाती है। ठीक है, ये स्टार्स ऑटो मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। अब उसके बाद प्योरिफिकेशन जो करते हैं, वो जो एल्कोलाइट्स है उसका कैसे करते हैं, अब उसको डायरेक्ट क्रिस्टलाइजेशन में करते हैं, स्टीम डिस्टिलेशन में करते हैं। ठीक है, या क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज करते हैं, जिसमें अलग अलग क्रोमेटोग्राफी, जिसमें थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हो गई, ये आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी हो गई, HPTLC हो गई, ये सारे अलग अलग टेक्निक्स लगाते हैं। या फिर ग्रेडियंट पीएच टेक्निक का यूज करते हैं, कि उसमें पीएच कैसा है, क्या चीजें हैं। ठीक है, फिर कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, मेयर रेजेंट्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका व्हाइट या पेल येलो कलर का आपका प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा, जो कि एल्कोलाइड्स, प्यूरिन ग्रुप का एल्कोलाइड्स को रिकमेंड करता है। ठीक है, उसके बाद ड्रैगनॉफ रिएजेंट जो होता है, उसमें क्या होता है, पोटेशियम आयोडाइड और बिस्मुथ नाइट्रेट का यूज करते हैं हम। ठीक है, ये क्या करता है, ऑरेंज रेड कलर देता है आपके प्रेसिपिटेट को, और मतलब क्या होता है, एक थिन लेयर का क्रोमेटोग्राफी लेयर पे एक ऑरेंज रेड कलर का वो देता है। फिर उसके बाद वैगनर हो गया, इसमें क्या होता है, आपका रेडिश ब्राउन कलर आता है। हैगर्स रिएजेंट जो होता है, उसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट बन जाता है। उसके बाद क्या होता है, ऐसे ही ऐसे सारे टेस्ट है। ठीक है, अब इसका थेरेपेटिक यूज क्या है, इसमें क्या होता है, एक तरीके के एनाल्जेसिक्स में यूज किया जाता है, और इसका सिंथेसाइज करके आई एग्जामिनेशन में या आई डायलेशन में एट्रोपिन वगैरह का यूज किया जाता है। ठीक है, क्विनिन हो गया, क्विनिन क्या है, एक एंटी मटेरियल ड्रग है। ऐसे कई सारी चीजें हैं। ठीक है, आपको एप्लीकेशन तो आपको पता चल गया। फिर उसके बाद आता है टर्पेनॉइड। टर्पेनॉइड तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बट इसको आप जान लीजिए कि क्या टर्पेनॉइड क्या होता है। एक तरीके का हाइड्रोकार्बन प्लांट ओरिजिन मतलब ड्रग होता है, मतलब एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला जो होता है वो C5H8N होता है। ठीक है, और ये ऑक्सीजनेटेड भी होता है, हाइड्रोजनेटेड भी होता है, डीहाइड्रोजनेटेड डेरिवेटिव्स भी होता है इसका। ठीक है, ये आपका टर्पेनॉइड हो गया। टर्पेनॉइड का क्लासिफिकेशन अगर आप देखें तो क्लासिफिकेशन इसका नंबर ऑफ कार्बन एटम पे डिवाइड होता है। जैसे आपका मोनोटर्पेनॉइड हो गया, इसमें क्या होता है, 10 कार्बन होते हैं। फिर उसके बाद सिस्क्यूनॉइड हो गया, ठीक है, डायटोनॉइड हो गया। ऐसे ही कई सारे अलग अलग फॉर्म में डिवाइडेड होता है, ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इसका मेनली हमें क्या पढ़ना है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन टेस्ट इसके कई बार यूपी के एग्जाम में
पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में इसमें नोलर्स टेस्ट है, जो कि क्या इसमें क्या करते हैं, सैंपल को एनालाइज करते हैं कि किसके साथ थिन और टिन और टाइनॉल क्लोराइड के बीच में उसको क्या बोलते हैं, एनालाइज करते हैं, पिंक कलर का अपीयरेंस देता है। ठीक है, उसके बाद टर्पेनॉइड के लिए जो टेस्ट करते हैं उसमें टेस्ट ट्यूब में क्या बोलते हैं उसका जो एक्सट्रैक्ट अमाउंट है उसको लेते हैं, जिससे क्या उसके बाद क्या करते हैं, इसको केयरफुली उसमें रख देते हैं। फिर उसके बाद एक तरीके का सेपरेट लेयर फॉर्म होने लगते हैं। उसके बाद रेडिश ब्राउन कलर का जब किसी जंक्शन पे आता है तो कंफर्म हो जाता है कि वो पेप्टेनॉइड है। ठीक है, उसके बाद केमिकल एप्लीकेशन क्या है, ये एक तरीके का फाइटो हार्मोन्स को कंट्रोल करने के काम में आता है। ठीक है, सिग्नलिंग कंपाउंड भी है जो प्लांट मेटाबॉलिज्म कराता है। दूसरा, फिर उसके बाद एंटी नियोप्लास्टिक यानी एंटी कैंसर वाले ड्रग्स में यूज होता है। ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग में यूज होता है, ऐसे कई सारे ड्रग में यूज होता है। फिर आप आता है ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड काफी थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी इससे कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। इसका जो एक ड्रग है डिजिटैलिस, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ग्लाइकोसाइड क्या होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है प्लांट और एनिमल का, जो कि ओरिजिन होता है कहां से, एंजाइमेटिक एसिडिक एंजाइमेटिक या फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस से, जो कि एक से ज्यादा शुगर मोइटीज को मतलब एक से ज्यादा शुगर मोइटी के साथ में एक कुछ नॉन शुगर मोइटी भी देता है। ठीक है, इसको दो तरीके में डिवाइड कर सकते हैं। आपको ये इसका ये जो शुगर ग्रुप होता है वो उसको ग्लाइकोजन के नाम से जानते हैं, और जो दूसरा नॉन शुगर ग्रुप होता है इसको अग्लाइकोजन के नाम पे जानते हैं। ठीक है, अब इसको जैसे कुछ बेसिस पे ग्लाइकोजन पे बेसिस पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसको ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, रामानोज एंड पेंटोज में डिवाइड करेंगे। एक ग्लाइकोजन को जब डिवाइड करेंगे तो उसका एंथ्रोक्विनिन और ये सारी चीजें अलग अलग यहाँ पे अलग अलग कॉन्स्टेंट में डिवाइड होगा। ठीक है, मेनली आप जाने रखिए शुगर कंटेंट और नॉन शुगर मोइटी। ठीक है, ये दो तरीके में आपका ग्लाइकोसाइड डिवाइड होता है। ठीक है, अब इसका ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये भी क्या होता है, वेरियस पार्ट्स में मिलता है। कभी किसी के रूट में मिल जाता है, बार्क में मिल जाता है, फ्रूट्स में मिल जाता है, सीड्स में मिल जाता है, ऐसे अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आइसोलेशन जो होता है वो इसमें भी स्टार्स ऑटो मेथड का यूज किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, एंथ्राक्विनिन ग्लाइकोसाइड्स को यूज करने के लिए ब्राउन टैगर टेस्ट यूज किया जाता है। इसमें आपका क्या होता है, एक तरीके का रेड कलर का अमोनिकल लेयर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जो कि कंफर्म करता है आपका एंथ्राक्विनिन वो। ठीक है, फिर उसका मॉडिफाइड ब्राउन टैगर टेस्ट होता है। इसमें क्या होता है, कलर आपका पिंक से रेड की तरफ अपीयर होने लगता है जब आपको एंथ्राक्विनिन मोइटी होता है। ठीक है, उसके बाद आपका दूसरा हेमोलाइसिस टेस्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ ड्रॉप आपके एक्वा सपोनिन के सॉल्यूशन के डालते हैं, एक स्लाइड पे लेते हैं और क्या करते हैं, एक ब्लड का ड्रॉप भी लेते हैं, जिससे क्या होता है आपका आरबीसी रप्चर होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद ऐसे ही मतलब अलग अलग टेस्ट हैं। ठीक है, फिर कुछ केमिकल टेस्ट है किसके लिए, कार्डिक ग्लाइकोसाइड, मतलब ग्लाइकोसाइड्स अलग अलग चीजों में डिवाइड होता है, ये भी एक डिवीजन है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, अलग अलग उसकी क्लास है वो। उसमें कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले था, अब उतना ज्यादा है नहीं। इसमें आपकी क्या पूछी जाती है, डिजिटलिस परप्यूरिया के बारे में ज्यादा आस्क किया जाता है। ठीक है, तो कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स को चेक करने के लिए किलर क्लियरिंग टेस्ट करते हैं, लीगल टेस्ट करते हैं, बेल्जेट टेस्ट करते हैं। ठीक है, और ऐसे ही कई सारे टेस्ट हैं। ठीक है, अब इतने टेस्ट बता दिए, आप याद कर लेना, बाकी सारे अलग अलग उसके लिए अलग अलग टेस्ट है। अब वोलेटाइल ऑयल क्या है, वोलेटाइल ऑयल वो ऑयल्स होते हैं जो कि बहुत इजिली क्या हो जाते हैं, हवा में इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, ऑर्डरस होते हैं, मतलब इनमें महक होती है। ठीक है, वोलेटाइल प्रिंसिपल प्लांट और इसका जो एनिमल का ओरिजिन होता है, इनका ओरिजिन प्लांट और एनिमल से होता है, जो कि जैसे ही हवा का एक्सपोजर आता है वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं। जैसे परफ्यूम वगैरह हो गया, वो वोलेटाइल ऑयल है। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल को भी कैरी करता है, जो कि एक्टिव कांस्टेंट होता है उसमें, और इसको क्या बोलते हैं, एसेंशियल वो भी बोलते हैं, एसेंशियल ऑयल भी बोलते हैं। अब ये कितने टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन इसका देख लें तो पहला ये हाइड्रोकार्बन वोलेटाइल ऑयल होता है, ईस्टर वाटर वोलेटाइल ऑयल होता है, ईथर वोलेटाइल ऑयल होता है, अल्कोहल वोलेटाइल ऑयल होता है। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन वोलेटाइल, ऑक्सीडाइड वोलेटाइल और फिनॉल वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये एरोमेटिक, मेनली एरोमेटिक प्लांट्स में होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक वो होता है, ये लगभग 60 फैमिलीज में अलग अलग में पाई जाती है। ठीक है, अब इसका आइसोलेशन कैसे करते हैं, इसमें भी क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, पहले एक्सट्रैक्शन करते हैं, बट इसमें स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं। स्टीम डिस्टिलेशन आपने फार्मास्यूटिक्स में पहले पढ़ी होगी। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, वो उसमें सैंपल पे स्टीम को डायरेक्टली एक्सपोज किया जाता है, ना कि ऐसे हीट दे दिया, गर्म पानी डाल दिया, उसमें स्टीम डालते रहते हैं, जिसकी वजह से उसका एक्सट्रैक्शन होता रहता है। फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ स्कैरिफिकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी लेमन ऑयल वगैरह, ऑरेंज ऑयल, ये सारी चीजें इस प्रोसेस में कंप्लीट की जाती हैं। ठीक है, इसमें भी अलग अलग ड्रग्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट्स का यूज करके भी ये उसमें से जो वोलेटाइल ऑयल होती है उनको भी निकाला जाता है, वो खत्म हो जाते हैं और
जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है वो बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है उसके साथ में भी कभी कभी होता है। इसमें क्या होता है, जो थर्मोलेबाइल वोलेटाइल्स होते हैं वो डिकम्पोज होता है, हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पहले पता चल जाता है कि वोलेटाइल ऑयल सब्सटेंस है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, एक थिन सेक्शन ऑफ ड्रग पे ट्रीट करते हैं अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ, जो कि आपका सुडोन थर्ड है। इससे क्या होता है, रेड कलर का अपीयरेंस हो जाता है। अब इसकी थेरेप्यूटिक एक्टिविटी क्या होती है, इसमें क्या होता है, बायोकेमिकल यानी फार्माकोलॉजिकल में कभी कभी यूज होता है, जैसे आपका एंजाइम और हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में इंटरैक्ट कराने के लिए। फिजियोलॉजिकली ये क्या होता है, आपको इंटरैक्ट करता है किसमें, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में। ठीक है, जैसे लैक्टेशन, मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम्स कई सारी इन सब में वोलेटाइल ऑयल से यूज होती है। ठीक है, ऐसे ही कई सारी चीजें यूज होती है, फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन क्या, कार्बोनेटिव वगैरह में काफी ज्यादा यूज किया जाता है। अब आपका टैनिन्स आता है, टैनिन्स के एक दो क्वेश्चंस कभी कभी एमपी वगैरह में पूछ लिए जाते हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि यूजुअली अकर कर जाता है कहाँ पे, आपके मिक्सचर पॉलीफेनॉल में, जो कि क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है क्या करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। सिंस मतलब अगर वो क्रिस्टलाइज नहीं है तो उसको हम जल्दी इजीली अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्लासिफिकेशन देखेंगे, ट्रू टैनिन्स होते हैं और स्यूडो टैनिन्स होते हैं। और उसके बाद ट्रू टैनिन्स कितने, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, कंडेंस टैनिन्स और कॉम्प्लेक्स टैनिन्स में अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसका भी अकरेंस जो होता है वो क्या होता है, जैसे अलग अलग प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में ये पाया जाता है। ठीक है, मेनली ये बार्क वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही बार्क में पाया जाता है, रूट्स में पाया जाता है, फ्लावर्स में पाया जाता है, सीड में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, एंड कभी कभी उसको जूस से भी, ड्राइड जूस से भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आइसोलेशन करते हैं। आइसोलेशन किस चीज का करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें मतलब एक प्रोसेस फॉलो करते हैं पूरा का पूरा, और मतलब एक तरीके का इसमें क्या करते हैं, हीट एक्सपोजर कराते हैं, हीट एक्सपोजर, और कुछ आपका क्या बोलते हैं, 70% एसीटोन डालते हैं, जिससे क्या होता है, एक तरीके का फ्लास्क में डालते हैं और उसको हीट अप्लाई करते हैं, देन वहां से उसका एक्सट्रैक्शन होता है। अब इसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या करते हैं, गोल्डर बीट्स स्किन टेस्ट यूज करते हैं, जिसमें आपका ब्लैक या ब्राउन कलर का अपेयर आपकी स्किन पे ब्लैक एंड ब्राउन कलर का अपीयरेंस आ जाएगा। फिर जेलेटिन टेस्ट करते हैं, जिसमें क्या होता है, व्हाइट कलर का बफ कलर आ जाएगा, जो एक प्रेसिपिटेशन फॉर्म करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद थेरापेटिक एक्टिविटी आपको पता ही है कि क्या होता है। बाकी रेनिन्स भी वैसे ही है, एक तरीके का हाइड्रोकार्बन सिक्रेशन होता है, जो कि बहुत सारे प्लांट से पाया जाता है। ठीक है, इनको एक तरीके का वैल्यूएबल बोलते हैं, क्योंकि इनका केमिकल कॉन्स्टेंट्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे नेल पॉलिश वगैरह हो गया, ये सारे में काफी ज्यादा यूज होता है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग पॉइंट्स है। ठीक है, कई सारी ड्रग्स हैं। अब हम नेक्स्ट और टॉपिक पे मूव करेंगे, जिसमें हम अलग अलग ड्रग्स की स्टडी करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट है वही ड्रग्स हम सिर्फ स्टडी करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपका क्या आता है, लैक्सेटिव। लैक्सेटिव क्या होता है, लैक्सेटिव अब ड्रग कैटेगरी का याद रखिएगा। लैक्सेटिव क्या होता है, जो आपकी जो स्टूल डिस्चार्ज होता है उसको क्या करता है, बहुत ही स्मूथ करता है। समटाइम्स आपके डाइजेशन में सही प्रॉब्लम है, तो क्या होता है, स्टूल डिस्चार्ज नहीं होता है, लैक्सेटिव क्या करता है, उस चीज को इजी बनाता है। ठीक है, सबसे पहले उसमें क्या आता है, एलॉय। एलॉय क्या है, एलॉय मतलब घृत कुमारी, आपको पता ही होगा, काफी सुना होगा उसके बारे में, रामदेव बाबा काफी ज्यादा नाम लेते थे। तो इसका नाम क्या है, इसको हम घृत कुमारी बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं, कुछ जगह पे मुसबार भी बोलते हैं। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी फैमिली, किसी भी ड्रग की आप बायोलॉजिकल सोर्स में उसकी फैमिली और उसका बायोलॉजिकल नाम, ये दो चीजें आप उसको हमेशा याद रखिएगा। अब बायोलॉजिकल नेम क्या होता है इसका, एलॉय पेरिई बेकर। ठीक है, यही होता है। ठीक है, या एलॉय अफ्रीकन, इसके कई सारे अलग अलग होते हैं, या एलॉय वेरा आप बोल सकते हैं। ठीक है, एलॉय वेरा जो नाम बोलते हैं वो भी वो साइंटिफिक नेम है। ठीक है, इसमें कौन से केमिकल कांस्टेंट क्या पाए जाते हैं, आपका बार्बिलॉन पाया जाता है, बीटा बार्बिलॉन पाया जाता है, आइसोबार्बिलॉन पाया जाता है। ठीक है, इसका थेरेपेटिक यूज आपको पता ही है, क्या करता है, ये एक तरीके का एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल, ये सारे काम करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा आपका लैक्सेटिव तो है ही है, बाकी इसके अलावा भी कई सारे इसके काम है। ठीक है, फिर आपका कैस्टर ऑयल, जो कि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक तरीके का लैक्सेटिव का काम करता है। ठीक है, फिर हम आते हैं सेना। सेना जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये कई बार 10-10 नंबर के क्वेश्चन में भी आता है, इसलिए इसको थोड़ा 2 मिनट दे लेते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, इसको वाइल्ड सेना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका जो सिनोनिम्स है वो कैसिया सेना, फोलिया सेना और उसका टेनावल सेना भी नाम इसको जानते हैं। ठीक है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, मतलब कहां से ये प्राप्त किया जाता है, तो ये क्या होता है, ये कैसिया अंगस्टिफोलिया नाम की लीफलेट से, मतलब उसकी लीफ से पाया जाता है, और इसकी फैमिली क्या होती है, लिग्यूमिनेसी होती है। ठीक है, इसमें दो इंपॉर्टेंट होते हैं, सेनोसाइड, ठीक है, और दूसरा सेनोसाइड ए, सेनोसाइड बी, ये दो केमिकल कांस्टेंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, आपके एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं। ठीक है, बाकी उनका स्ट्रक्चर दिया हुआ, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, दोनों अच्छे से लिख दिएगा, थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखिएगा,
आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद थेरापेटिक यूज क्या होता है, एक तरीके का परगेटिव होता है। परगेटिव एंड लैक्सेटिव में बता दूं आपको क्या फर्क होता है। परगेटिव क्या होता है, वो वाटर कंटेंट को रेजिस्ट करता है, रिटेन करता है आपके स्टूल में। लैक्सेटिव क्या करता है, उसी प्रोसेस को स्मूथ बनाता है। अगर आप किसी लैक्सेटिव को ज्यादा ले रहे हैं तो वो परगेटिव का काम करेगा। ठीक है, तो पहला इसका हो गया, परगेटिव का काम हो गया, जो कि इरिटेशन वगैरह काज होती है वो नहीं। उसके बाद कैथारेटिक्स का भी ये काम करता है। ठीक है, ऐसे ही कई सारे काम करते हैं। उसके बाद कार्डियोटॉनिक्स में आते हैं। कार्डियोटॉनिक्स क्या होते हैं, ऐसे ड्रग जो कि क्या हार्ट मसल्स में, मतलब हार्ट को आपको काफी ज्यादा टॉनिक का काम करते हैं। जैसे आप उसको एनहांस करते हैं, उसके प्रोसेस को, उसकी और ज्यादा सेफ्टी कराते हैं, उसको और ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग जो है वो डिजिटैलिस है। डिजिटैलिस मैंने बताया ना, डिजिटैलिस एक तरीके का आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड है, जो कि आपकी 20 स्पीसीज में पाई जाती है। ठीक है, एक बाइनियल सर्ब्स है जो कि आपके फॉक्स ग्लोब्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब उसका नाम एक आपको यहाँ भी मिल गया, फॉक्स ग्लोब। ठीक है, डिजिटैलिस लीफ भी नाम जाना जाता है। ठीक है, अब डिजिटैलिस कहां से, लीव्स किसके, डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, इसका जो नाम है वो क्या है, डिजिटैलिस पर्प्यूरिया, जो कि बिलोंग करती है आपके स्क्लेरोफ्लोरिएसी फैमिली से। ठीक है, ये डिजिटैलिस पर्प्यूरिया और उसकी फैमिली क्या है, स्क्लेरोफ्लोरिएसी। ठीक है, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा, और फैमिली और आपका साइंटिफिक नाम लिखने के नीचे अंडरलाइन जरूर करिएगा। ठीक है, अब इसमें केमिकल कांस्टेंट जो होते हैं वो क्या होता है, आपका परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड ए, परप्यूरिया ग्लाइकोसाइड बी, और ग्लूकोगेनाटॉक्सिन। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं, कुछ याद कर लीजिएगा अच्छे से, ये थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका थेरापेटिक एफिकेसी, मतलब थेरापेटिक प्रॉपर्टी क्या है, अब हार्ट मसल्स को काफी ज्यादा हेल्प करता है, कार्डियोटॉनिक है ही, ब्लड वॉल्यूम का काफी ज्यादा डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को भी काफी ज्यादा डिक्रीज करता है। ठीक है, एंड बॉडी में कुछ अच्छे काम भी करता है। अब फिर उसके बाद अर्जुना आता है। अर्जुना क्या है, अर्जुना का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, टर्मिनेलिया अर्जुना रॉब। ठीक है, उसके बाद कॉब्रेटेसी फैमिली से ये आपका पाया जाता है। ठीक है, अर्जुना क्या काम के लिए आता है, पता है, ये कार्डियोटॉनिक है एक तरीके का, डिसेंट्री और एयर एक्ट में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, हार्ट मसल्स को काफी ज्यादा एक स्ट्रेंथ देता है। उसके बाद कार्बोनेटिव आते हैं। कार्बोनेटिव में कोरिएंडर आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरिएंडर में क्या होता है, इसका नाम क्या है, कोरिएंडरम सटाइवम नाम है। ठीक है, कोरिएंडर को धनिया बोलते हैं। ठीक है, धनिया फल, चीनी पार्सले बोलते हैं, इंडियन पार्सले बोलते हैं। ठीक है, दोनों अलग। ठीक है, ये आपका कॉमन नेम हो गया। आपका बायोलॉजिकल सेफ आपको पता है, ये कोरिएंडरम सटाइवम होता है, अम्बेली फेरी फैमिली। आप ये चीज याद रखिएगा, ये जो लाइन लाइन ऐसे पड़ी हुई है ना, ये जिस भी ड्रग में है, वो जिस भी फ्रूट में है, उसको उसकी फैमिली क्या होगी, आपकी अम्बेली फेरी होगी। आपका फेनल भी ये सेम है, उसकी भी फैमिली अम्बेली फेरी है। ठीक है, इसमें आपका फिक्स्ड ऑयल पाया जाता है, वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है, और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, वोलेटाइल ऑयल 90% इसके उसमें होता है। ठीक है, उसके बाद थेरापेटिक क्या होता है, आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, आपकी डाइजेस्टिव डिस्कम्फर्ट यानी कार्बोनेटिव का काम करता ही है। ठीक है, फिर ब्लड हार्ट पे काम करेगा, मतलब ब्लड प्रेशर भी कमी करेगा, और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी इंप्रूव करता है। फिर आप फेनल पे आते हैं। फेनल क्या है, अब फेनल का क्या है, फेनल का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फोनिकुलम वल्गेर। ठीक है, फेनल फैमिली आपको मैंने बताई दी थी क्या है, अम्बेलिफेरी। आप ये चीज याद रखिएगा, फेनल है। फेनल का आपको सिनोनिम्स नहीं याद आ रहे हैं। ठीक है, सिनोनिम्स में आप हिंदी नाम लीजिए, हिंदी में क्या बोलते हैं, सौंफ बोलते हैं। एक सौंफ लिख देना, एक सौंफ फल लिख देना, मीठी सौंफ लिख देना, ऐसी बहुत सारी चीजें लिख देना, धनिया के बारे में भी। ठीक है, सारी चीजों के बारे में। अब इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट कौन कौन से पाए जाते हैं, फिनोलिक एथर पाया जाता है, फेनोकॉइन पाया जाता है। ठीक है, ये दो हमेशा याद रखिएगा, बाकी तो आप जितना याद कर सके उतना याद रखिए, कम से कम दो उसकी केमिकल कॉन्स्टेंट हमेशा अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, थेरापेटिक क्या है, अब पहला चीज आपको पता ही है किस क्लास का ड्रग है आपका, फेनल कार्बोनेटिव, तो कार्बोनेटिव का काम करेगा ही। उसके बाद क्या करता है, एरोमेटिक कंपाउंड भी है, तो एरोमा भी प्रोवाइड कराता है। कफ एंड स्टमक मिक्सचर में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, और आपके चेस्ट, स्प्लीन, किडनी डिजीज में भी काफी ज्यादा काम करता है। कार्डमम दिया हुआ है, कार्डमम उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसके लिए हम ज्यादा उस पर फोकस करेंगे नहीं। अब क्लोव पे आते हैं। क्लोव थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्लोव क्या है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, यूग्लिना कैरिफॉयलस है। ठीक है, जो कि आपकी मैट्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, इसका केमिकल कंपाउंड कौन कौन सा है, इसमें वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं, टैनिन्स पाए जाते हैं, ग्लूटोटैनिक एसिड पाया जाता है, रेजिन्स पाया जाता है, क्रोमोन पाया जाता है, एंड यूगिनिया पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले आप यूगिन याद रखिएगा, क्योंकि यूगिन इसका नाम भी यूजीनिया कैरिफॉयलस है। ठीक है, आप सबसे पहले आपको पता है कि क्या काम में आता है, ये दांत के दर्द में भी काम आता है, और किस ग्रुप में है, कार्बोनेटिव में है। ठीक है, वॉमिटिंग वगैरह में भी लौंग दे दिया जाता है। ठीक है, एंटी डायरियल में भी लौंग दे दिया जाता है, तो ऐसे, और उसका एक फ्लेवर होता है, तो एक फ्लेवरिंग एजेंट में भी काम आता है। ठीक है, ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उसको स्किप करेंगे, बाकी आप पढ़ लेना अच्छे से। ऐसा नहीं है कि मेरी तरह टॉपिक छोड़ दो, हम बस आपको ओवरव्यू करा रहे हैं, आप वो चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जितने भी ड्रग इफेक्ट करती हैं, वो ड्रग के बारे में हम
स्टडी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ ड्रग दिए हुए हैं जो कि अलग अलग पूछे गए हैं, जैसे हायोसाइमस दिया हुआ है। ठीक है, हायोसाइमस दिया हुआ है, उसके बाद आपका बेलाडोना दिया हुआ है, जो कि बेलाडोना इंपॉर्टेंट, तो हम इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। इसको हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं, डेडली नाइटशेड, कभी कभी आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, इसको पॉइजन ब्लैक चेरी, बेलाडोना लीफ, बेलाडोना फोलियम, डेडली नाइटशेड, ये सारे नाम से जानते हैं। इसका मेन क्या है, आपका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, वो एट्रोपा बेलाडोना है। नाम बेलाडोना है तो एट्रोपा सिर्फ जोड़ना है, एट्रोपा बेलाडोना। फैमिली क्या है इसकी, सोलेनेसी है। ठीक है, केमिकल कॉन्सेंट्रेशन इसमें क्या पाया जाता है इसमें हायोसाइमिना पाया जाता है, पायरिडीन पाया जाता है, एंड एन मेथाइल पायडोनोलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, जो कि बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इसमें प्रेजेंट होता है। थेराप्यूटिक एक्टिविटी क्या होती है, पहला आपको पता है एनएस सीएनएस पे इफेक्ट करता है, तो सीएनएस एक्टिंग ड्रग हो गया। ठीक है, स्वेट और किसी सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो रही है उसको कम करता है। एक तरीके का क्या करता है, एक तरीके का एंटीकोलिनर्जिक और पैरा सिंपैथेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है, और गाल ब्लैडर, लीवर या गाल ब्लैडर के उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। फिर आपका इफेड्रा आता है, इफेड्रा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इसके बारे में भी हम जान लेंगे। ठीक है, इफेड्रा क्या है, एक तरीके का ग्रीन एवरग्रीन सर्व है जो कि इफेड्रीन प्रोड्यूस कराता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल में इसको क्या बोलते हैं, माहुंग बोलते हैं, मतलब ये चाइनीज नाम है, माहुंग बोलते हैं एक तरीके का, या इफेड्रा में अगर कोई नाम मिल जाएगा तो आप नाम लिखने में न घबराइएगा। ठीक है, अब ये नहीं अपना नाम लिख के आ जाओ। बाकी आप बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसका होता है एफेड्रा नीब्रोडोनेसिस। ठीक है, या और भी नाम इसके होते हैं, तो जो भी सबको सबसे इजी लगे आपको वो आप याद कर लेना। बाकी आपकी इसकी फैमिली जो है वो इफेड्रिएसी नाम की फैमिली होती है। ठीक है, इसमें केमिकल कंपाउंड जो आपका सबसे पहले याद रखिएगा, आप क्या याद रखिएगा, इफेड्रीन। आपने बहुत बार सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, तो इफेड्रीन नाम हमेशा याद रखिएगा। इफेड्रीन एक पाया जाता है, एक नॉर एफेड्रीन, स्यूडो एफेड्रीन और एन मेथाइल एफेड्रीन, ये हो गया आपके चार। तो ये चार याद रखिएगा, एफेड्रीन नाम तो एटलीस्ट याद ही रखिएगा। ठीक है, एफेड्रीन का यूज क्या किया जाता है, अस्थमा और ये आपके हे फीवर जो नाम की होती है डिजीज होती है उसमें काफी ज्यादा काम करता है। उसका माइड्रेसिस जो आई में होती है उसमें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। और आपका क्या करता है, एक तरीके का एलर्जिक डिसऑर्डर अगर आपके ब्रोंकिया में कोई है उस पर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम आते हैं ओपीएम में। अब ओपीएम क्या है, ओपीएम एक तरीके का ड्राइड लेटेक्स सीड मतलब ड्रग है। ठीक है, जो कि आपके सीड पॉड से पाया जाता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कच्ची अफीम बोलते हैं, अफीम की गोंद बोलते हैं और अफीम बोलते हैं। ठीक है, ओपीएम मतलब अफीम, जो कि इंडिया में बैन है यूज करना। ठीक है, उसके बाद बायोलॉजिकल ड्राइड लेटेक्स जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है, आपके जो कैप्सूल फॉर्म होते हैं उससे इंसिजन करके, ओपीएम के प्लांट में उसकी पॉपी फॉर्म होती है, उसमें इंसिजन करते हैं, उससे जो इंसिजन से जो फ्लूइड निकलता है उसको ओपीएम बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, पेपेरावर सोमिनाफेरा। ठीक है, और ये किस फैमिली से, पेपेरोवेसी से। ठीक है, उसके बाद केमिकल कंपाउंड क्या पाया जाता है, अब सिंपल सी बात है, ओपीएम है तो ओपीएम में क्या क्या चीजें पाई जाएंगी, उसमें नार्कोटिन पाए जाएंगे, पेपरवेरिन पाए जाएंगे, मॉर्फिन एंड कोडीन नाम की मेन केमिकल कांस्टेंट्स होती हैं, ये पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी थेरेपेटिक यूज क्या है, तो सबसे पहले ये सीएनएस को इफेक्ट करता है, आपका हिप्नोटिक का काम करता है। हिप्नोटिक आपको पता है जिससे नींद आ जाए। उसके बाद सेडेटिव जो आपकी बॉडी को रिलैक्स कर दे वो, या फिर आपका एनाल्जेसिक जिससे मतलब बॉडी में पेन खत्म हो जाए। ठीक है, उसके बाद कीमो रिसेप्टर जोन जितने भी होते हैं बॉडी में उनको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, यानी और ज्यादा उत्तेजित करता है। ठीक है, एंटी ट्यूसिव भी प्रॉपर्टी होती है जिसमें जैसे खांसी वगैरह आती है ना गले में खराश, उसको भी ठीक कर सकता है। ठीक है, उसके बाद टी लीव्स है जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप पढ़ लीजिएगा एटलीस्ट। आप बायोलॉजिकल सोर्स और फैमिली तो हमेशा याद रखिएगा, और कैटेगरी पता रहेगी तो आपको डिजीज का एटलीस्ट यूज पता होगा, तो आप कुछ ना कुछ एटलीस्ट लिख पाएंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर तो इस बार पूछा नहीं गया तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव में ड्रग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक ही ड्रग जो सबसे ज्यादा है वो राओल्फिया है। राओल्फिया क्या है, राओल्फिया का नाम है राओल्फिया, इसको बोलते हैं सर्पेंटाइना का जड़ बोलते हैं, इसको छोटा चंद भी बोलते हैं। ठीक है, सर्पगंधा बोलते हैं, या भारतीय सांप जड़ वो बोलते हैं। ठीक है, ये उसके आपके सिनोनिम्स हो गए। इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, इसका पहला सबसे नाम क्या है, इसका केमिकल नाम, जो कि ये रूट से ड्राइव होता है, आपको पता ही है, रूट से उसको निकाला जाता है, राओल्फिया सर्पेंटाइना। ठीक है, ये आपका एपोकाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, केमिकल कांस्टेंट इसके जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिसरपीन होती है, रेसिकाइनामीन होती है। ठीक है, उसके बाद रेसिडीन होती है, र्यूबासीन होती है। ठीक है, एंड डिसरसिन होती है। ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा, उसके केमिकल कांस्टेंट हमेशा याद रखिएगा। इसके पहले स्ट्रक्चर पूछा जाता है, स्ट्रक्चर बना देंगे तो आपके लिए ज्यादा ही अच्छा होगा। उसके बाद क्या होता है इसमें,
हाइपोटेंसिव ड्रग होती है जो कि आपके क्या होता है, स्ट्रॉन्ग सेडेटिव्स होते हैं, उसमें काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। उसके बाद ट्रैंकुलाइजर्स, एज अ ट्रैंकुलाइजर भी यूज किया जाता है आपके। उसके बाद इसका जो रूट होता है वो ब्लड प्रेशर को भी हेल्प करता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट वगैरह भी कराता है। फिर उसके बाद एंटीट्यूसिव हो गया, इसमें वसाका है, वसाका दो चीजों में काम आता है। तो वसाका के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन एक दो बार कभी कभी पूछ लेता है। टोलू बाल्सम हो गया, फिर आपका उसका कोलिचम सीड हो गई, ये सब आप पढ़ लीजिएगा एक बार। उसका विंका पे आते हैं, ठीक है। एंटी ट्यूमर ड्रग और एंटी कैंसर ड्रग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसके बारे में स्टडी करते हैं। इसको हम सदाबहार नाम से जानते हैं, ठीक है। इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है, बहुत जगह पे ऐसे घरों में लगाया होता है, छोटा छोटा बहुत सुंदर सा फूल होता है, ऐसे प्यारा सा, ठीक है। तो बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है? बायोलॉजिकल सोर्स इसका है कैंथरस रोजस, ठीक है। इसका सिंबल है कैंथरस रोजस या विंका रोजिया, ठीक है। ये आप उसका बायोलॉजिकल सोर्स याद रखिएगा, एपोकाइनेसी फैमिली का होता है, ठीक है। केमिकल कांस्टेंट इसका विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टिन ये होता है। दो ही चीज आपको याद रखनी है, विनोल्डिन याद कर लेना, ठीक है। थोड़ा इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। इसका यूज क्या होता है? ये आपका एंटी कैंसर डिजीज है, एंटी डायबिटिक डिजीज है, डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ब्लड प्रेशर को भी यूज करता है, ट्रैंकुलाइजर भी होता है, डिप्रेशन में भी आपके काम आता है, नोज ब्लीडिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प होती है, ठीक है। उसके बाद प्यूडोफाइलम हो गया, प्यूडोफाइलम का भी वही काम है, तो आप उसको याद रखिएगा। एंटी डायबिटिक हो गए, पेट्रोकार्पस हो गया, ठीक है आपका। उसके बाद जेमिनिया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिमनेमा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गुड़मार बोलते थे, ठीक है, जो कि आपका जंगल में पाया जाता था मोस्टली। इसको मतलब एक ऐसे अलग ही बोला जाता है कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? ये इसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? इसका बायोलॉजिकल सेम जिमनेमा है, ठीक है। जिमनेमा सिल्वेस्ट्रा है, ठीक है, सिल्वेस्ट्रा आर, ठीक है, जो कि आपकी कौन सी फैमिली? एस्क्लेपाइडिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, ठीक है। इसमें जेमनिक एसिड नाम का एक आपका केमिकल कांस्टेंट होता है, बीटा कैरोफाइलस होता है, इसमें टार्ट्रिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, ब्यूट्रिक एसिड, ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। इसमें आपका जेनविक एसिड भी आपका प्रेजेंट होता है, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये क्या स्टमक में काम में आता है, मतलब पेट दर्द वगैरह हो रही हो या फिर पेट में ऐसे लाइक भारी भारी लग रहा हो, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, लैक्सेटिव के यूज में पाया जाता है, मतलब स्टूल डिस्चार्ज, या फिर आपका डायरेटिक्स में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। अब डायरेटिक्स में आते हैं, इसमें क्या है? गोखरू है आपका। गोखरू का क्या होता है? ट्राइबस टेरिट्राइसिस होता है इसका बायोलॉजिकल सोर्स। पुनर्नवा, पुनर्नवा एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। पुनर्नवा क्या होता है? इसकी पूरी ऐसा सिंगल प्लांट होता है जिसका पूरा होल बॉडी पार्ट काम में आता है, ठीक है। ये इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है इसका? बोयरोहैविया डिफ्यूजा, ठीक है। बोयरोहैविया डिफ्यूजा, ठीक है। इसकी एक जो क्या बोलते हैं आपकी ड्राइड लाइफ हर्ब्स होती है, ठीक है, जो बिलोंग करती है किसकी? निक्टागिनेसी फैमिली से। निक्टागिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करती है। आपके केमिकल कांस्टेंट इसका क्या है? पुनर्नवा वाइन नाम होती है, एंड पुनर्नवा वायोसाइड, ठीक है। ये दो तरीके के मेन सीड्स होते हैं। इसमें क्या होता है? आपका पोटेशियम नाइट्रेट भी पाया जाता है, ठीक है। इसकी थेराप्यूटिक यूज क्या होती है? ये क्या होता है? इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफेक्ट दिखाता है, एंटी डायबिटिक एक्टिविटी भी है इसके अंदर, और एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है, एनाल्जेसिक भी, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी वायरल डिजीज भी है, हेपेटो प्रोटेक्टिव डिजीज भी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका एंटी डायसेंट्रिक। इसमें एपेक एक्वाना पाया जाता है। एपेक एक्वाना के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। उसके बाद बेंजोइन, बेंजोइन आपका फार्मास्यूटिकल एड की तरह भी काम किया जाता है। इसमें क्या होता है? एक तरीके का स्टेरेक्स बेंजोइन नाम होता है इसका, ठीक है। इसमें जो केमिकल कांस्टेंट पाया जाता है वो बाल्समिक एसिड और एस्टर बाल्समिक पाया जाता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? एक तरीके का इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है, कार्बोनेटिव भी होता है, डायरेटिक्स भी होता है, बाकी आपका एंटी डायसेंट्रिक है ही, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं टर्मरिक। टर्मरिक जो कि आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या उसका होता है? कर्क्यूमा लॉन्गा होता है इसका, वो क्या बोलते हैं? कर्क्यूमा लॉन्गा इसका जो होता है बायोलॉजिकल सोर्स होता है। दूसरा आपका क्या होता है? फैमिली कौन से बिलोंग करते हैं? जिंजिबेरेसी फैमिली से बिलोंग करती है। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है? रेजिन्स पाया जाता है, जिंजिबेरेसी स्टार्च पाया जाता है, कर्क्यूमामिन पाया जाता है, और अलग अलग चीजें इससे पाई जाती है। थेरापेटिक एफिकेसी क्या होती है? इसमें क्या होती है? कलरिंग एजेंट होती है, ऑइंटमेंट होता है, डिटेक्शन ऑफ बोरिक एसिड होता है, और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग होते हैं। एंटी मलेरियल में आप आएंगे सिनकोना। सिनकोना जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनकोना क्या है? एक तरीके का लीव वगैरह होता है, थोड़ा बहुत लिख दीजिएगा उसके बारे में। इसको सिनकोना को क्या बोलते हैं हम? जियोसिड बोलते हैं, छार बोलते हैं, पेरू की छाल बोलते हैं,
कैलिसाया की छाल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसका बायोलॉजिकल सोर्स क्या होता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स है सिंकोना सुकी रुबा, ठीक है, रुब्रा, सिंकोना सुकी रुब्रा, ठीक है। ये इसका नाम होता है। इसकी फैमिली क्या होती है, रूबिएसी फैमिली होती है, ठीक है। इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट क्या पाया जाता है, क्विनोन पाया जाता है, क्विनोलोन पाया जाता है, सिंकोनिन पाया जाता है, सिंकोनाडाइन पाई जाती है। ये अलग अलग इसमें होता है, ठीक है। इसका बार्क जो यूज किया जाता है एंटी मलेरियल, एंटी पायरेटिक या एंटी एनाल्जेसिक ड्रग के लिए यूज होता है और इसके कई सारे यूज होते हैं। आपका रोमेटिक अर्थराइटिस वगैरह में भी काफी ज्यादा यूज होता है, ठीक है। उसके बाद एरोगेट दिया हुआ है जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। विटामिन कुछ दिए हुए हैं जो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, ये तो आपको सबको पता ही है। फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं, एडीई के होता है, और वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं, बी कॉम्प्लेक्स और सी होता है, ठीक है। अब इसके बारे में तो विटामिन वगैरह के बारे में जानते ही होंगे, तो इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बाकी एंजाइम के वगैरह में दिया हुआ है, जिसमें पपाया प्लांट में काफी ज्यादा एंजाइम पाई जाती है, तो उसके बारे में डायस्टेज दिया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद फार्मास्यूटिकल एड दिया हुआ है। फार्मास्यूटिकल एड में कॉलिन पाया जाता है, कॉलिन यूज किया जाता है, लाइनिन यूज किया जाता है, बीवैक्स यूज किया जाता है, सब चीजें पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कुछ मिसक्लेनियस ड्रग भी हैं, ठीक है। अश्वगंधा हो गया, तुलसी हो गई, ये सब चीजें ड्रग दी हुई है। तुलसी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तुलसी एक बार पढ़ लेना। अभी हम उसको कवर अप नहीं करेंगे क्योंकि उतने ज्यादा क्वेश्चंस आए नहीं है और आगे आने के चांसेस थोड़ा कम है, लेकिन आप एक बार तुलसी और अश्वगंधा पढ़ लेना, ठीक है। बाकी भले छोड़ देना। उसके बाद आते हैं ऐसा प्लांट फाइबर यूज्ड इन द सर्जिकल ड्रेसिंग। ऐसे प्लांट फाइबर जिनका यूज सर्जिकल ड्रेसिंग में होता है। सर्जिकल ड्रेसिंग क्या होती है, सर्जिकल ड्रेसिंग एक तरीके का प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, एक आपके किसी भी घाव पे क्या करते हैं, एक तरीके का ड्रेसिंग अप्लाइड करते हैं, यानी उसके ऊपर कुछ उसको प्रोटेक्शन देते हैं और उसके हीलिंग को बचाते हैं ताकि उसके माइक्रोबियल डिसफंक्शन ना हो, ठीक है। अब प्लांट फाइबर्स कौन कौन से, इसका क्लासिफिकेशन अलग हो सकता है। प्लांट फाइबर में होता है एनिमल फाइबर, रीजनरेटेड सिंथेटिक, उसके बाद मिनरल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। फाइबर्स का यूज क्या होता है, लिंचर वगैरह बनाने के लिए काफी ज्यादा काम आते हैं। स्टडी ऑफ फाइबर करेंगे। सबसे पहले कॉटन, कॉटन यूज होता है सबसे पहले आपका एब्जॉर्बेंट कॉटन, कॉटन वगैरह बनाने के लिए। तो कॉटन आपको पता ही है ना, वो जो सर्जिकल ड्रेसिंग में काफी ज्यादा काम आता है, ठीक है। तो इसका सबसे पहला काम क्या है, ये आपका ग्रोसिपायम जो होता है, ठीक है, ग्रोसिपायम इसका कल्टीवेट किया जाता है ग्रोसिपायम के सीड से, तो इसका ग्रोसिपियम हार्वेसियोरा नाम होता है, ठीक है। और ये मालवेसी फैमिली से आपके बिलोंग करता है, ठीक है। इसका केमिकल कॉन्स्टेंट क्या होता है, इसमें सेलुलोज पाया जाता है, मॉइस्चर पाया जाता है और इसमें इम्प्योरिटीज भी कुछ कुछ होती हैं, जैसे वैक्स वगैरह भी इसमें पाया जाता है। इसका यूज क्या होता है, फिल्टरिंग मीडियम की तरह काम किया जाता है, या इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, या फिर उसको सर्जिकल ड्रेसिंग की तरह ब्लड वगैरह एब्जॉर्ब करने के लिए काफी ज्यादा काम किया जाता है। या फिर उसके बाद सिल्क हो गया आपका, इसको बॉम्बे वैक्स मोरी नाम की जो कैकून होती है उससे डिराइव किया जाता है। इसका फैमिली जो होता है वो बॉम्बे साइड्स होता है। ये एक तरीके का एनिमल प्लांट है जो कि सिल्क वगैरह आपको पता ही होगा, सिल्क वॉर्म कैसे होता है। इसमें फिब्रोइन होता है, ग्लाइसाइन होता है, एलानाइन होता है, ठीक है। उसके बाद हम वूल पे आते हैं। वूल का क्या सीन है, ये सीप वूल भी बोला जाता है इसको हम जो सीप होती है ऑब्वियस एराइज जो जिसका नाम होता है, मतलब सीप का जो बायोलॉजिकल नाम है, ठीक है, उसका बोर्डिस फैमिली से बिलोंग करता है। इसका केमिकल कांस्टेंट क्या होता है, केराटिन प्रोटीन पाया जाता है सिल्क में, ठीक है, जो कि आपके अनस्ट्रेच फाइबर्स जो होते हैं, जो कि एक्सरे के साथ में एग्जामिन करने में भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद सूचर्स एंड लिगेचर्स। सूचर्स को हम स्ट्रेचर्स बोलते हैं। जब आप देखे होंगे जब बहुत ज्यादा लंबा कट लग जाता है तो ऐसे सिलाई की जाती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सूचर्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें जो धागे यूज होते हैं उसी के बारे में स्टडी करेंगे। लिग्नेचर्स वही होते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन शुगर होते हैं। एक गट शुगर होता है जो कि मोनोफिलामेंट सूचर्स होता है, ठीक है, जिसको क्या करना है, इंटरनल सॉफ्ट टिश्यू वगैरह को रिपेयर करने के लिए लैक्सेशन के प्रोसेस में उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। फिर उसके बाद आपका नॉन एब्जॉर्बल जो होता है उसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके होता है। उसमें सिल्क सूचर्स होते हैं जो कि क्या स्पिनिंग या ट्विस्टिंग सिल्क फाइबर्स होते हैं, जो कि एक तरीके का सिग्नल सेंड करते हैं, वेरीफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद कॉटन सूचर्स होते हैं, वो जो यूनिफॉर्म साइज के होते हैं, रिकमेंडेबल होते हैं, क्रिटिकल पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। उसके बाद एसेंशियल जो प्रॉपर्टी होती है, इनको क्या स्टेराइल होना चाहिए। सबसे पहले सूचर अगर है तो स्टेराइल होना चाहिए। उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए, जिस पर्पस के लिए वो यूज कर रहे हैं उसके लिए। और इनको कोई इरिटेशन नहीं कॉज करना चाहिए। एक एप्रोप्रिएट टाइम में उसका एब्जॉर्प्शन भी हो जाना चाहिए। उसके बाद सुगाइटल कटगुड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसका एक सोर्स जो होता है वो किसकी ट्विस्टिंग जो स्ट्रैंड होते हैं उसको प्यूरिफाइड कोलेजन के फॉर्म में लेते हैं, और या फिर सब म्यूकोसल लेयर के फॉर्म में उसको सब म्यूकोसल फॉर्म से उसको लेते हैं, एक तरीके का ट्विस्ट करते हैं उसके स्ट्रैगेंथ को,
ठीक है। जिसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये एब्जॉर्ब होना चाहिए 60 टू 90 डेज में एब्जॉर्ब होना चाहिए, और इसका जो पैसेज होता है वो होता है टिश्यूज के उसमें, ठीक है। टाइप्स जिसमें वो बायोलेबाइल सॉरी बॉयलेबल कैटेगरी होते हैं, नॉन बॉयलेबल होते हैं, ऐसे जो इनको बॉयल कर सकते हैं, जो कि आपके ट्यूबिंग कर सकते हैं किसके साथ, आपके एनहाइड्रस के साथ, और दूसरा जो अनबॉयल होते हैं जिनको आप बॉयल नहीं कर सकते हैं, वो हो जाएंगे अलग से, ठीक है। उसमें थोड़ा टेंसिल होता है। अब इसका एडवांटेज क्या है, साइनसेस वगैरह के वुंड्स में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, इसको सेप्टिक फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। और सुचरिंग वगैरह में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल के अंदर में जो होते हैं सुचरिंग उसमें, ठीक है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो आपके टॉपिक है क्या, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड आयुर्वेदिक प्रिपरेशंस, ठीक है। तो इसमें हम ट्रेडिशनल सिस्टम कौन कौन से होते हैं, आयुर्वेदिक सिस्टम होता है, दूसरा यूनानी होता है, सिद्धा होता है, होम्योपैथी होता है, ठीक है। ये चार मेन होते हैं, बाकी बहुत सारे अलग अलग इंडिजिनस सिस्टम है, ठीक है। और ये मेनली इंडिया में ज्यादा पॉपुलर है, इसलिए हम इसके बारे में ज्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आयुर्वेदिक सबसे पहले चलते हैं। आयुर्वेद का मीन क्या होता है, साइंस ऑफ लाइफ, ठीक है। मतलब लाइफ कैसे प्रोसेस करती है, किस तरीके से चीजें चलती हैं, बॉडी कैसे काम करता है, ये सारे प्रोसेस की स्टडी की जाती है, ठीक है। साइंस हमारे यहाँ पे बहुत मतलब सॉरी आयुर्वेदा जो है हमारे यहाँ पे बहुत पहले से है, मतलब हम ऐसा बोला जाता है कि वेद जो हमारे हैं वेद वगैरह, उसमें उसका मेंशन पाया जाता है कि कैसे एक पूरी की पूरी सिस्टम का लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, क्या चीज होना चाहिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में क्या चीजें लिखी हुई हैं, ये हमारे वेदास में काफी ज्यादा अच्छे से लिखी हुई है, जो कि हमारी 4 बुक है, ठीक है। ऋग्वेद में मेनली इसके बारे में डिस्कस किया गया है, जिसमें ऋग्वेद में ड्रग और डिजीज के बारे में डिस्कस किया गया। देन उसके बाद अथर्ववेद आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, किस चीज का डिस्कस करते हैं, जिसमें आइडियोलॉजी लिखी हुई है, कैसे हेल्थ को मेंटेन करें या मेडिसिनल इफेक्ट हेल्थ पे कैसे लेके आए किसी भी ड्रग का, ठीक है। हिस्ट्री में आते हैं। हिस्ट्री में वही चीजें हैं कि मेनली क्या होता है, सुस्मिता और चरक जिन्होंने था, उन्होंने अपनी चरक संहिता लिखी, उसके बाद सुश्रुता ने अपनी सुश्रुत संहिता लिख के, उसके ऊपर काफी ज्यादा डिपेंड करता है किसका, आयुर्वेदा का पूरा वर्किंग, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल ये है आयुर्वेदा का, ये दो बेसिक प्रिंसिपल क्या है, त्रिदोषा, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या हो गया, ये बेसिक प्रिंसिपल त्रिदोषा, ठीक है, जो कि आपका अलग अलग होता है, ठीक है, त्रिदोषा, और एक होता है आपका 5 फैक्टर्स, ठीक है, कैसे कैसे बॉडी मिलके बनी है, ठीक है। तो ये हो गया त्रिदोषा और पंचभूतास, ये दो चीज पे काफी ज्यादा रिलाय करती है। इनका मानना क्या है त्रिदोषा के बारे में, कि त्रिदोषा जो होता है वाता, पित्ता और कफा होता है, 3 चीजें होती है। वाता जो होता है यानी एयर, ठीक है, बॉडी में जैसे बॉडी का एक बिलीव है, ठीक है, कि बॉडी पूरी की पूरी कितने 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ठीक है। ये 5 चीजों से मिलकर बनी हुई है, जैसे बोला जाता है ना छित, जल, पावक, गगन, समीर, ठीक है, उससे बॉडी बनती है। तो वही चीज आयुर्वेद के हिसाब से ये पंच महाभूताज इनको बोलते हैं, जिसमें आपका स्पेस होता है, एयर होता है, फायर होता है, वाटर होता है और अर्थ होता है, ये पांचों होते हैं जिनसे मिलके हमारी पूरी बॉडी मिलके बनी होती है। तो सेम चीज पे जब इनमें इन एलिमेंट्स में यानी वाता का कोई दिक्कत आता है, त्रिदोषाज मतलब 3 तरीके के दोष होते हैं, अगर पूरी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम है वो इन्हीं तीनों से रिलाय करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वाता आते हैं। वाता पे क्या होता है, ये क्या होता है, एयर और स्पेस का कंपोज होता है, ठीक है। और इससे क्या होता है, माइंड और बॉडी की सारी चीजें कंट्रोल की जाती है, ठीक है। जैसे आपके ब्रेन का नर्वस सिस्टम जितना भी है, ब्रीथिंग एलिमेंट जितने भी है, वो सारे किससे होते हैं, आपके वाता से, ठीक है। तो इसका सही होना जरूरी है, मतलब इसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वाता में क्या होता है, उससे ये क्या करता है कि आपकी बॉडी का इंडिकेट करता है कि क्या क्या चीजें दिक्कतें चल रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पित्ता में आते हैं, यानी पित्त, ये आपका फायर एंड वाटर से रिलेटेड है पित्त। अब इसका ये चीज कॉन्टेक्स्ट समझ पा रहे होंगे कि यूनिवर्स में पूरे एयर है, तो वो एयर एंड स्पेस के कनेक्टेड है, ठीक है। फायर एंड वाटर, आप एक अगर जानते होंगे, पेट में जब भूख लगती है तो उसको जठराग्नि बोलते हैं, मतलब पेट में जब जलन होती है उसको जठराग्नि बोलते हैं। तो अग्नि का और वाटर, ठीक है, वाटर तो हमारे पास होता ही है, एंड फायर जब वो जो वाटरी सब्सटेंस होता है, पित्त जिसको बोलते हैं, वो गले में आता है तो एसिडिक लगता है, तो फायर एंड वाटर, ठीक है। ये क्या करता है, हीट और मेटाबॉलिज्म और बॉडी के और ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं उसको काफी ज्यादा कंट्रोल करता है। तो बॉडी में अगर किसी तरीके की डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म या सेंसरी प्रॉब्लम या जजमेंटल प्रॉब्लम आ रही है, राइट या रॉन्ग में, तो वो चीज किससे रिलेट करेगा, पिता से। पिता के मेन डिजीज क्या होते हैं, एंगर होना, क्रिटिसिज्म होना, या फिर अल्सर होना स्टार्ट हो गया, रैसेस हो गए, हेयर की थिनिंग हो गई, ये किससे रिलाई करेगा, पिता दोष से, ठीक है। उसके बाद कफ दोष आता है, ठीक है। कफ जो होता है उसमें अर्थ एंड वाटर होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, जो ये सीमेंट करता है किस एलिमेंट को बॉडी में, कि प्रोवाइड करता है क्या, फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब फिजिकली कोई आपके बॉडी में दिक्कत आ रही है, यानी ज्वाइंट में पेन आ रहा है, बोन कोई हील नहीं हो रहा है,
या फिर स्किन में कोई डिजीज आ रही है, और भी जितने भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है उस चीज से रिलेट करता है कफ, ठीक है। और ये क्या करता है, लंग्स और इन सब इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, इम्यूनिटी में कोई दिक्कत है तो कफ से रिलेटेड। ये आपका हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद यूनानी में आते हैं। यूनानी भी एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है। अब यूनानी मेनली जो आया हुआ है वो जितने भी अरेबिक कंट्री यानी मुस्लिम कंट्रीज थे वहां से वो डिराइव्ड होकर आया है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है कि यूनानी जो मेडिसिन है उसको यूनिटिबा ट्रेडिशनल मेडिसिन बोलते हैं, जो कि प्रैक्टिस इंडिया और कुछ इंडिया के सब कॉन्टिनेंट्स में ही अब किया जाता है, ठीक है। ये सिस्टम जो होगा एलेबोरेट किया जाएगा इसके अबू बकर अल रजवी के द्वारा, जिनको रईस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या एक पर्शियन फिजिशियन थे, अरबियन पर्शियन फिजिशियन थे, जिन्होंने अपना एक वो दिया, क्या बोलते हैं, एक कॉन्सेप्ट दिया मेडिसिन का, ठीक है। इनका कॉन्सेप्ट जो 4 ह्यूमर्स के ऊपर बेस रहा, ठीक है। पहला पेलेगम, ठीक है, दूसरा ब्लड, तीसरा येलो बाइल और चौथा ब्लैक बाइल, ठीक है। यानी बलगम, दम, सफरा और एक सौदा, ठीक है। ये 4 चीजें इन्होंने इंपॉर्टेंटली ली, ठीक है। उसके बाद क्या किया, एक प्रिंसिपल डिसाइड किया, ठीक है, कि क्या कैसे काम करेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एक जो हिपोक्रेट्स का बेस था, मतलब किसी बॉडी फंक्शनिंग के लिए लेके क्या बॉडी को कैसे सही किया जाए मेडिसिन सिस्टम का, उसी को इन्होंने बेस बनाया और उसी के ऊपर इन्होंने नेचुरल प्रोसेस से एक सिम्टम्स को देखते हुए रोल लिखना स्टार्ट किया और चीजें थ्योरी देना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इन्होंने एक तरीके का मेथड बनाया किस चीज का, पेशेंट के हिस्ट्री जानने का, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, ह्यूमरल थ्योरी भी लेके आए ये जो कि बहुत कंट्रीब्यूशन करता है आपके मेडिकल किंगडम में, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो कॉन्सेप्ट ह्यूमन बॉडी में ये कॉज कर सकते थे उनके बारे में इन्होंने दिया है, ठीक है। तो जैसे अल अरकान है, ठीक है, अल मिराज, अल कलहत, अल अजा, अल अल अरह, अल कुआ, अल अल अफल, ठीक है। जिसमें ये फंक्शन, बॉडी का पावर, बॉडी का न्यूमा, बॉडी की ऑर्गन्स, बॉडी फ्लूइड, बॉडी और बॉडी फ्लूइड्स के बारे में, फ्लूइड और फ्लूइड्स स्पेसिफिक, और उसके अलावा उसके बाद एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है। अब ह्यूमरल थ्योरी के बारे में दिया, उनका ह्यूमरल थ्योरी क्या है, ठीक है। इसमें क्या हो गया, आपके अलग अलग जो मैंने बताया, पहला बलगम हो गया, फिर उसके बाद दूसरा हो गया सफरा, और तीसरा सौदा और दम। ये चारों को, इस चारों से बॉडी इनकी बनी हुई होती है अकॉर्डिंग टू ये क्या यूनानी। और ये क्या करता है, मास पे डिपेंड करता है, बॉडी का जो मास होता है वो इन्हीं सब पे डिपेंड करता है कि कैसे क्या हुआ। और जो होता है, जो नेचर होता है वो किसके द्वारा डिपेंड किया जाता है, उसके सन गुआनिन और प्लेगमेटिन एंड क्लोरिक और मेलाकोनिक, ठीक है। यानी फॉर ब्लैक बाइल और फॉर मतलब अलग अलग चीजें यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। तो इनके जो 4 ह्यूमर्स थे वो ब्लड है, ठीक है। डेट इज ब्लड इज, जो ब्लड होता है वो हॉट और मॉइस्ट होता है, ठीक है। ऐसा आपको पता ही होगा, खून गर्म होता है बोलते हैं। फिर उसका प्लेगम जो होता है वो कोल्ड होता है और मॉइस्ट होता है, ठीक है। येलो बाइल जो होता है हॉट एंड ड्राई होता है, और जो ब्लैक बाइल होता है वो कोल्ड एंड ड्राई होता है। और पर्सन का हेल्थ कंडीशन इन्हीं भी चारों बेसिस पे, कि बलगम का कलर क्या है, किसी प्लेगम का कलर क्या है, ब्लड कैसा जा रहा है, इन सब चीजों पे काफी ज्यादा रिलाय करता है कि ऐसे उस चीज का प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिद्धा मेडिसिन आती है। अब सिद्धा जो मेडिसिन है वो साउथ इंडिया से कॉन्सेप्ट उठाया गया, मेनली वहां पे काफी ज्यादा फेमस है साउथ इंडिया में, वो उस चीज का प्रोसेस वहां से होता है। इनको द्रविडियन कल्चर भी बोलते हैं, यानी जो साउथ इंडिया में रहते हैं, ठीक है। ये प्री वैदिक पीरियड से पुराना बोला जाता है, एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिसिन सिस्टम है। ऑल्दो एक डिबेटेबल टॉपिक भी है कि आयुर्वेदा पुराना है या सिद्धा पुराना है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, बॉडी के अगर कोई बीमारी आपको हो गई है तो बीमारी को नहीं ठीक करते, वो बॉडी के इनर सोल से काफी ज्यादा कनेक्ट कराते हैं, कि आपके इनर सोल को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, जिससे आपकी बॉडी खुद से वो चीज ठीक करने लगे। वो उस चीज पे काफी ज्यादा बिलीव करते हैं कि बॉडी अगर खुद से चाहे तो काफी कुछ, मतलब खुद से सारी प्रॉब्लम ठीक कर सकती है, रेदर देन कि हम उसको बाहर से कोई मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड करें, ठीक है। तो हिस्ट्री इसकी जो है वो क्या है, मेडिसिनल सिस्टम है, ये इंडिया का ही पूरा प्रैक्टिस सिस्टम है, मोस्टली ये वहां पे है अलग में, ठीक है। अब इसका जो है सिद्धा जो ओरिजिनेट हुआ वो सिद्धि से हुआ। एक ऑब्जेक्ट होता है एक तरीके का, मतलब सिद्धि बोलते हैं ना, सिद्धि कराना, तो एक ऐसा कि मतलब वो प्रोसेस कंप्लीट कराना, सिद्ध कराना। तो इसको सिग्निफाई करता है 8 सुपर नेचुरल पावर्स को, ठीक है। जो क्या होता है आपका अष्टमा, सिद्धा और सिद्धरा, ठीक है। ये पीपल हैं जिनके पास ये 8 सुपरनेचुरल पावर है। और ये क्या अलग अलग मतलब चीजों पे ये क्या करते हैं, बहुत सारे ऑथर हैं, जो मतलब जो सिद्धा के ऑथर्स हैं वो टेटराइज करते हैं। जैसे आपके हैं, क्या नाम है, युग मुनि, सैत मुनि, माचा मुनि, मतलब जो 7 आपके जो होते हैं ना, बोलते हैं 7 ऋषि जो माने गए थे, उनके बारे में दिया हुआ है। ये अलग अलग है जो जिन्होंने सिद्धा मेडिसिन को लिखा, और उसी की चीजें आज इवॉल्व हो रही है,
ठीक है। उसके बाद अब बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल ये होता है कि इसका मानना है कि मैटर और एनर्जी यानी दो एसेंशियलिटीज हैं जिनसे पूरा का पूरा यूनिवर्स बना हुआ है। ठीक है। सिद्धा क्या करते हैं, मतलब जो मेल होता है उनको शिव बोलते हैं, भगवान शिव जैसे शिव बोलते हैं। ठीक है। एंड शक्ति का रूप देते हैं क्रिएशन। ठीक है। मेल और क्रिएशन, फीमेल मतलब जो जननी होती है। ठीक है। जो मैटर होता है वो कैन नॉट, मतलब मैटर जो होता है वो एनर्जी के बिना नहीं रह सकता। ठीक है। और एनर्जी बिना मैटर के नहीं हो सकती, उसकी एग्जिस्टेंस नहीं होती। तो इसका ये को एग्जिस्टेंस के फॉर्म में चलता है हमेशा। ठीक है। इनके 5 प्रिमिटिव एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन सा? बोटाज होता है, मुन्न होता है, ठीक है, नीर होता है, टी होता है, वायु होता है और आकाशम होता है। ठीक है। जिसमें आपका पहला का पहला जो क्या आता है, इसको भी कहीं ना कहीं पंच महाभूतास बोल सकते हैं। जो मुन्न होता है, मुन्न में क्या होता है? मुन्न मतलब आपका सॉलिड कंपोनेंट हो गया। नीर हो गया, नीर पानी का, आपने वो पर्यायवाची सुना होगा, फ्लूइड होता है। ठीक है। दी होता है, ठीक है, थी मतलब चमक, बॉडी की रेडियंस कितनी है, रिफ्लेक्शंस क्या है। वायु मतलब गैस, कितनी भी तरीके की टाइप की गैसेस है। ठीक है। एंड आकाशम मतलब ईथर। ठीक है। ईथर से रिलेटेड हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है इन सबके मतलब ये सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मतलब मॉडर्न केमिस्ट्री में थोड़ा डिफरेंट होता है उनका एस्पेक्ट और इसमें अलग होता है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहिए। बाकी मेनली बॉडी के फॉर्मेशन का वही है कि बॉडी कैसे मैनिफेस्ट करती है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर। ठीक है। इन्हीं सबसे मिलकर बनी हुई होती है। अब इनका भी त्रिदोषा का मेडिसिन है। ठीक है। ये भी त्रिदोषा के फॉलो करता है। तो पहला इनका जहां पे वाता था, यहाँ पे वातम, जैसे साउथ इंडियन में माँ थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है। उत्तपम एंड ऑल। ठीक है। तो इसी तरीके से वातम, वातम का क्या सीन है कि ये आकाशम और वायु से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है। ये नर्वस सिस्टम के कंट्रोल को कंट्रोल करता है। ठीक है। जितने भी बॉडी मूवमेंट्स हो गए, सेंसेशन हो गए, ये सबको। तो मतलब अगर किसी तरीके का कोई नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है या फिर बोन वगैरह में प्रीडोमिनेशन आ रही है, तो वो किसका रिलेटेड होगा? वातम से रिलेटेड होगा। ठीक है। और ये पूरे लाइफ के 1/3 फेज को डोमिनेट करता है। ठीक है। उसका पित्तम आ गया। पित्तम क्या होता है? इंडिकेट करता है हार्ट को। ठीक है। और मेटाबॉलिक प्रोसेस जितने भी होते हैं डाइजेशन वगैरह के, उससे भी रिलेटेड या फिर टिश्यू वगैरह से रिलेटेड। तो मतलब अगर इन सब में दिक्कत आ रही है तो वो किससे आ रही है? पित्तम में आ रही है। ठीक है। उसके बाद कर्पम, ठीक है, जिसको कफम बोलते थे, कर्पम। ठीक है। वो क्या होता है? अब ये किस चीज से, बॉडी की जो स्टेबिलिटी होती है इन और या फिर कोई और दिक्कत होती है। ठीक है। यानी टिश्यूज में दिक्कत हो गया, स्मूथ वर्किंग इन जॉइंट्स में कोई दिक्कत आ रही है, ये सारी चीजें वो कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पे कर्पम में जब दिक्कत आती है तब होता है। ठीक है। उसके बाद कुछ 7 धातु होते हैं जिनको बोलते हैं रसा, कुरुनिधि, तरासाई, कोजाहप्पू और इलम्बु, मज्जाई, सुकीलम। ठीक है। ये हो गया जिसमें आपका मेल और फीमेल हार्मोन्स होता है। मज्जाई मतलब जो बोन मैरो होता है। ठीक है। जो मैरो स्पेस होता है वो। इलम्बु मतलब होता है बोन आपका। ठीक है। कोजाहप्पू मतलब एडिपोज टिश्यू जो होता है, टिश्यूज के बारे में डिस्कस करता है। तसाई मतलब मसल्स होता है। ठीक है। और कुरुनिधि मतलब होता है ब्लड और रसा मतलब लिम्फ। ये आपके 7 धातु है, इनके ऊपर पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है। ठीक है। होम्योपैथी आता है। होम्योपैथी का क्या सीन होता है? होम्योपैथी एक मेडिकेशन है जो कि प्रिपेयर किया जाता है सक्सेसिव डायलेशन की वजह से। इसमें क्या होता है आपकी, मेनली क्या होता है जो होम्योपैथी में क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है? क्योर इज बेटर, सॉरी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है। मतलब बीमारी होने ही नहीं देना है, उससे पहले उसका प्रिवेंशन कर देना है कि वो आगे स्टेज में और ज्यादा ना जाए। ठीक है। अब इसका जो हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी है उसमें क्या है कि ये जो रिलाय करता है वो सिमिलिया और सिमिलस, सॉरी, सिमिलबस और क्योरनेटर के बेसिस पे, इसका मतलब जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इन्हीं चीजों पे रिलाय करता है। क्योर्स लाइक, लाइक क्योर्स लाइक, मतलब जैसा क्योर होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। ठीक है। इसको क्या हुआ, डॉक्टर सैमुअल हैनमन थे जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे, उन्होंने क्या किया, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया था टू द वर्ल्ड की एक कंप्लीट हीलिंग सिस्टम के तौर पे। ठीक है। अब ये बेसिस पे इनका जो बेसिक प्रिंसिपल है होम्योपैथिक का वो हैनिमन ने ही बताया था। तो पहले आप लॉ ऑफ सिमिलिया है। ठीक है। इसमें क्या होता है, रिलाई करता है इन अ थेरेप्यूटिक लॉ, जो मेडिसिन होती है। ठीक है। लेट लाइक टू बी क्योर्ड बाय लाइक्स। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो हीलिंग सिस्टम होता है पेशेंट का वो सेम होता है। मतलब अगर किसी इंसान का सेम सिम्टम्स आ रहा है तो उसको भी सेम दिक्कत है, ये इनका मानना होता था और वो उसी तरीके की ड्रग उनको दी जाती थी। फिर लॉ ऑफ सिंप्लेक्स आता है। सिंप्लेक्स में क्या होता था, सिंपल और सिंगल ड्रग्स जो होते थे वो प्रिस्क्राइब्ड होते थे एक ही टाइम पे। उसके बाद मेडिसिन जो होती थी वो क्या करती थी, आपके हेल्दी ह्यूमंस के ऊपर इंडिविजुअली एक्ट करती थी और सिंपल फॉर्म में विदाउट, मतलब किसी भी दिक्कत के अलावा, किसी और एडिशन के अलावा वो डायरेक्टली यूज कर
कर सकती थी। उसके बाद लॉ ऑफ मिनिमम, इसमें क्या होता था, जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था वो बहुत मिनिमम क्वालिटी में किया जाता था। उनका मानना था कि अगर ड्रग को हम बहुत मिनिमम उसमें एडमिनिस्ट्रेट करेंगे तो उससे बॉडी के ऊपर क्या बोलते हैं, साइड इफेक्ट्स बहुत कम होंगे, भले थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो चीज ठीक हो जाएगा। जैसा कि होम्योपैथी के बारे में बोला जाता है कि ये टाइम लेता है बट डिजीज काफी पूरे अच्छे से ठीक हो जाती है, वो दोबारा वो डिजीज होती नहीं है। तो ये वो पूरा का पूरा हो गया, ठीक है। उसके बाद ड्रग डायमेंशनाइज एंड पोटेंशियलाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपका डिस्टर्बेंस एंड डेविएशन जो होता है वो नॉर्मल हार्मोनियस फ्लो में वो काफी ज्यादा मतलब जो डिजीज होता है, ठीक है, डिजीज को हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एज अ डेविएशन या फिर डिस्टर्बेंस आपके नॉर्मल हार्मोनियस फंक्शन जो फ्लो होता है उसमें लाइफ फोर्स में, उसको डिजीज बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, डिजीज को डायरेक्टली एनकाउंटर किया जाता है विद द डायनामिक एक्शन, ठीक है, और एक डायनामिक डिस्टर्बेंस को ठीक करने के लिए कि वो उस चीज को ठीक करे, उसके लिए उसका डायरेक्टली टारगेटेड काफी ज्यादा ड्रग यूज किया जाता है, ठीक है। इंडिविजुअलाइजेशन, इसमें क्या होता है, दो इंडिविजुअल वर्ड्स में है जो कि सेम नहीं है, ठीक है, दोनों इंडिविजुअल सेम नहीं हो सकते। जो सिमिलर डिजीज है वो क्या बोल सकते हैं, कभी भी वो सेम तरीके से इफेक्ट नहीं करेगा, किसी में कम होता है किसी में ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक यूनिक इंडिविजुअल बहुत जरूरी है कि आप अलग अलग इंसान को अलग अलग तरीके से देखें, ठीक है। फिर कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि लिखना है, ठीक है, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन का, ठीक है। उसमें क्या है, अरिस्टा है आपका सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले अरिस्टा है। अरिस्टा क्या होता है, आपने बहुत सारे पढ़ा होगा, ठीक है, याद सुना ही होगा, ठीक है, दसमूला रेस्ट, अशोका रेस्ट और बहुत सारे रेस्ट आते हैं, ठीक है। तो रेस्ट का मतलब सिरप से रिलेटेड है, ठीक है। ये एक तरीके का सिरप होता है, सिरप टाइप का प्रिपरेशन होता है जो कि आपका फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, डिकॉक्शन फर्मेंटेशन का काफी ज्यादा प्रोसेस होता है, उसी के टाइम पे वो चीज को क्या बोलते हैं, उस इंग्रेडिएंट को उसमें डाला जाता है, डिकॉक्शन प्रोसेस कराया जाता है, फिर उसका फर्मेंटेशन होता है, देन वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। फिर उसका मेथड ऑफ एक्शन अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, ड्रग जो प्रिपेयर किया जाता है, मतलब जो भी मेन ड्रग होगा उसको पाउडर रखे जाता है, उसको क्या करते हैं, फर्मेंटेशन वेसल में उसको ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें क्या होता है, शुगर, जैगरी और हनी का यूज किया जाता है, फिर उसको बॉयल कर दिया जाता है, फिर उसके मिक्सचर को ऑब्टेन किया जाता है स्ट्रेनिंग के बाद, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक तरीके का मिट्टी का वो रखते हैं और कवर कर देते हैं, मतलब मिट्टी का कोई ढक्कन रखेंगे, उससे उसके माउथ को कवर कर देंगे और उसको मतलब मिट्टी का ही लेप लगा देंगे, क्ले का लेप लगा देंगे और उसको क्या करेंगे, मतलब ऐसे ही छोड़ देंगे काफी दिन तक, कुछ मतलब उस पर 7-8 लेयर लगाएंगे उसी को, फिर अच्छे से सील कर देंगे कपड़ों से, क्ले सिमर करके उसको कपड़ों से सील करके उसको ऐसे छोड़ देंगे, किस चीज के लिए, फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए, ताकि उसका जो टेम्परेचर रहे, वो लेयरिंग इसलिए करते हैं ताकि उसकी टेम्परेचर जो रहे वो किस चीज, वो क्या रहे कि आपका पूरा का पूरा एक जैसा रहे, ठीक है। फिर उसके बाद उस चीज को निकालते हैं, अनकवर करते हैं जार को, उसके बाद उसको इंस्पेक्ट करते हैं कि सही से बना है कि नहीं बना है, अगर वो बन गया है फिर उसको आगे के प्रोसेस से कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल के लिए अभया रेस्ट हो गया, बला रेस्ट हो गया, दसमूला रेस्ट हो गया, विग्नरा रेस्ट हो गया, ये सारे। फिर उसके बाद अश्वा आते हैं, ठीक है, जैसे आपने कुछ उसी में कुछ और जैसे है कुमार्यासो, पंचासो, ये सब काफी सुना होगा आपने, बाबा लोग काफी ज्यादा मेडिसिन खाते थे ये सब, ठीक है। तो अश्वा हो गया, ये भी एक तरीके का सिरप प्रोसेस है, ठीक है, ये भी मेडिकेशन प्रोसेस है, इसमें भी फर्मेंटेशन का प्रोसेस प्रिस्क्राइब होता है, मिक्सिंग के बाद सारे इंग्रेडिएंट मिक्सिंग के बाद इसमें क्या होता है, ड्रग को सोक कर लिया जाता है इन डिकॉक्शन के प्रोसेस में, सॉल्यूशन में, आदर वो शुगर में या जैगरी में, उस चीज को प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन के लिए उसका डिकॉक्शन का प्रोसेस करा लिया जाता है। इसमें क्या होता है, माउथ वेसल्स का जो माउथ होता है उसमें लेड कर दिया जाता है और उसको फिर से सील कर दिया जाता है पूरे एज को, फिर उसके बाद वही फिर फर्मेंटेशन के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर उसको वो निकालते हैं कुछ दिन बाद निकालते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, तो चेक करते हैं, डिटरमाइन करते हैं और उसको फिर आगे कर देते हैं। इसमें जैसे कुमार्यासो, मधु आसो, वासो, अरविंदासो, पुरनवासो, ये कई सारे तरह। गुटिका, गुटिका मतलब एक तरह की टैबलेट फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। गुटिका जो होता है वो क्या होता है, अवेलेबल होता है किसमें, पिल्स के फॉर्म में, ठीक है, जो कि प्रिपेयर किया जाता है कंबाइनिंग वेजिटेबल, मिनरल और एनिमल ड्रग्स के साथ में मिलकर बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, प्लांट को क्या करते हैं, ड्रग डायरेक्टली पाउडर ड्रग लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, भस्मा, मतलब उसको भस्मास नाम का एक वो होता है, भस्मास एंड सिंदूरा, ठीक है, दो तरीके के मिनरल्स को लेते हैं, यानी भस्म मतलब जला दिया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड जल जाते हैं, ये चीज आपको पता हो, उस चीज को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, उसको ग्राउंडेड रखते हैं प्रॉपरली, उसके बाद एक तरीके का सॉफ्ट पेस्ट बनाते हैं, देन उसको एक आपका ये क्या बोलते हैं, गुटिका के उसमें उसको शेप में डाल देते हैं और जिससे कई सारे पिल्स बना लेते हैं, ठीक है। इसमें जो आपका है लसुनादि गुटिका, मरनमा गुटिका, प्राण गुटिका, इस तरीके के कई सारे गुटिका आते हैं। तैला मतलब तेल,
ठीक है। जिस तरीके के अलग अलग तेल होते हैं, तेल को क्या करते हैं, एक तरीके के मतलब कोई भी जो कलिका होता है उसको ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसने द्रव्य जो होता है उसको क्या करेंगे, चार पार्ट में, चार पार्ट्स होते हैं उसके, ठीक है। द्रव्य जो होगा वो 16 पार्ट में उसको अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसके बाद इसको इवेपोरेशन का प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करते हैं, ठीक है। जिसमें क्या होता है आपका उसका उसमें इवेपोरेशन का प्रोसेस कराते हैं, मतलब नीचे से हीट अप्लाई करेंगे और सारे मिक्स करके उसको इवेपोरेट करते रहते हैं उसको, जिसकी वजह से क्या होता है, कलर, उसका ऑर्डर, टेस्ट वगैरह सब अच्छे से सही से आ जाता है। जैसे इसमें आपका अश्वगंधा, सॉरी, अलग अलग टेस्ट आते हैं, भृंगराज, भृंगमाला, ऐसे करके बहुत सारे तेल आते हैं, ठीक है। चूर्णा है, चूर्णा कभी कभी पूछा जाता है। चूर्ण आपको पता ही है कैसे बनता है। इसको क्या, एक तरीके का क्लीन और ड्राइड फाइनली पाउडर है, उसको पाउडर में बनाया जाता है एक तरीके से, और फिर उसके बाद उसको पीस दिया जाता है, मोस्टली सारे इंग्रेडिएंट मिला के, फिर उसको सीप से पास करा जाता है ताकि यूनिफॉर्म साइज मिल जाए। जो यूनिफॉर्म नहीं होता उसको और पीसते हैं ऐसे तरीके से। जैसे आपको चूर्ण सुना होगा, कई सारे चूर्ण होते हैं, त्रिफला चूर्ण, सीतोपल लड़ी चूर्ण, ऐसे बहुत सारे चूर्ण है, ठीक है। ले मतलब एक आपका हो गया सेमी सॉलिड फॉर्म, ठीक है। ले क्या होता है, आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिसमें क्या होता है, इसमें जैगरी और शुगर कैंडी का यूज किया जाता है उस चीज को मिक्स करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए। बाकी आपको वो चीज पता ही है कि उसका प्रोसेस, जो भी इंग्रेडिएंट्स होंगे उसको डाल देंगे और उसमें जैगरी वगैरह डाल देंगे, उसको बॉयल करते रहेंगे पूरा का पूरा जब तक वो पूरा पक्का, यानी पूरा सही से प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। उसको उस दो फिंगर डालेंगे, क्या दो फिंगर्स के बीच में डालेंगे, अगर वो स्टिंग कर रहा है वाटर विदाउट गेटिंग डिसॉल्व, तो उसको स्मॉल क्वांटिटी में फाइन पाउडर ड्रग उसमें ऐड करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्टिर करते रहेंगे, जिससे क्या एक होमोजेनस मास बन जाएगा। वो हॉट प्रिपरेशन को उसको प्रॉपर्ली मिक्स कर लेंगे। इसमें फिर ऑयल एंड घी डालेंगे थोड़ा सा, उसके बाद हनी भी डालेंगे थोड़ा प्रिपरेशन के लिए, उसको ठंडा करने के लिए। देन उसके बाद वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर वसाओले, बिल्दा लिए, ऐसे कई सारे हैं, ठीक है। भस्मास, अलग अलग चीजें हैं, एक अलग अलग काफी सारी यहाँ पे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ लेना एक बार सारे टॉपिक को। फिर उसके बाद आते हैं मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट में। अब मेडिसिनल प्लांट क्या होता है? मेडिसिनल प्लांट वो होते हैं जिनमें कोई तरीके का फिजियोकेमिकल या थेरेपेटिक एक्टिविटी हो, या फिर वो कोई ऐसा बेनिफिट्स बॉडी को प्रोवाइड करा जिनका एक बेनिफिशियल प्रॉपर्टी या फिर आपका फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो, ठीक है। ये मेडिसिनल प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब 130 मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जो कि आपके यूरोपियन कंट्रीज में यूज किए जाते हैं। फिर उसके बाद एरोमेटिक प्लांट मतलब जिनमें एरोमा हो, ठीक है। एरोमा मतलब एक स्मेल आए, एक अच्छी सी स्मेल आए, जैसे रोज का प्लांट हो गया। जितने भी आपके यूज किए जाते हैं आपके एरोमा के लिए, परफ्यूमिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है, फ्लेवरिंग एजेंट के लिए, वो सारे के सारे एरोमेटिक प्लांट होते हैं, ठीक है। इसमें एक तरीके का वोलेटाइल एसेंस पाया जाता है, मतलब इसमें वोलेटाइल ऑयल ऑब्वियस पाया जाता है, ठीक है। इसमें वोलेटाइल सब्सटेंस भी पूरा का पूरा होता है, ठीक है। अब मेडिसिनल और जो एरोमेटिक प्लांट है उनका हमें मेनली पढ़ना है, क्या रोल पढ़ना है किसमें, इंडियन इकोनॉमी में। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, सबसे पहले हम अलग अलग बेसिस पे देखेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इसके आपके क्या बोलते हैं, एरोमेटिक और मेडिसिनल प्लांट से इससे क्या हो रहा है, नई नई ड्रग्स बन रही है, उसमें काफी ज्यादा हेल्प हो रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, जॉब क्रिएट हो रही है या फिर सेल्स बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, कंट्रीज की जीडीपी बढ़ रही है, ठीक है। और सब्सटेंशियल ये रेवेन्यू भी फॉर्म हो रहा है, कि मतलब उसके अलावा भी और चीजें हो रही है। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम हो रही है। एम्प्लॉयमेंट, जब हम ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरफ जाते हैं, मतलब उसमें भी लोग लगेंगे बनाने के लिए, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह क्रिएट होती है और हेल्थ केयर में भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। एक्सपोर्ट रेवेन्यू बढ़ाता है, मतलब अगर किसी भी कंट्री में एरोमेटिक प्लांट ज्यादा है, मेडिसिनल प्लांट ज्यादा है, तो दूसरी कंट्री को जरूरत होगी, उससे खरीदेगी, तो उससे क्या होगा, आपका एक्सपोर्ट रेवेन्यू में बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो होती है, अगर कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग कराना है, मार्केटिंग कराना है किसी भी चीज का, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। उसके बाद सस्टेनेबल एग्रीकल्चर फॉर्म भी है, कि उससे एग्रीकल्चर भी ध्यान जाता है, और एग्रीकल्चरली इंडिया रिच होती है, जिससे पॉल्यूशन वगैरह पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जो होता है उसका भी काफी अच्छा हेल्पफुल पड़ता है। इसमें क्या होता है, आपका जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है या फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है, उसको भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जब खेती ज्यादा होगी तो जानवरों को भी एक अच्छा स्पेस मिलता रहेगा। कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम इंडस्ट्री में भी क्या होता है, कि अच्छे से जब नए नए अलग अलग एरोमेटिक प्लांट्स आते हैं, तो एक नया तरीके का एसेंस वो डाल सकते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ भी हो सकती है, और वो इवेंचुअली क्या करती है, आपके कंट्री जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट, इन सब में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हो रहा है वो मेनली क्या हो रहा है, डिस्कवरी करने के लिए, इनकी थेरेपेटिक एक्टिविटी के लिए, फ्रॉस्ट इन्वेंशन हो रहे हैं, काफी सारे डेवलपमेंट, उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस किया जा रहा है।
और उनकी कमर्शलाइजेशन अपॉर्चुनिटीज को भी काफी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब उसमें इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस इसमें क्या है कि जो इम्पोर्टेंस इसका है कि मतलब ये जीडीपी फॉर्मिंग में भी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है, फिर नए ड्रग में भी काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है, उसके ड्रग रिसर्च में भी काफी ज्यादा, नए ड्रग के फॉर्म करने में, एक न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाने में, ये सारी चीजों में काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, और कंट्रीज को भी कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइजेशन मिलता है। जैसे अब तुलसी सबसे ज्यादा इंडिया में पाया जाता है, तो कहीं भी एक तुलसी की डिमांड होती है तो वहां से आता है कि हाँ इंडिया में ज्यादा पाया जाता है, तो उससे कंपनी का भी सॉरी कंट्री का भी रेपुटेशन बढ़ता है। ठीक है, कुछ अलग अलग जो है, जैसे जो ज्यादा इसबगोल की काफी ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। ठीक है, इपिकैकुआना जिसको बोलते थे उसकी भी काफी ज्यादा होती है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग लीव्स हैं उनकी काफी ज्यादा होती है। ठीक है, एक्सपोर्ट जो होती है। उसके बाद आता है मेडिसिनल एरोमेटिक का प्लांट का एक्सपोर्ट पोटेंशियल। ठीक है, तो इसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो इंडिया जो है वो पूरा का पूरा हब है एक। ठीक है, अब इसका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट जो रिपोर्ट किया है उसने कि 9500 प्लांट्स स्पीसीज हैं जिनकी मेडिसिनल वैल्यू है। ठीक है, ये इतने सारे प्लांट्स हैं, तो अबाउट 300 यूएस मिलियन डॉलर जो फॉरेन एक्सचेंज था इंडिया का, किसके द्वारा था, वो किसके मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट के द्वारा था। इससे क्या फायदा होता है, उसके अलावा स्टेट जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं वो भी कई सारे एग्रो टेक्निक्स करती हैं कि उससे कल्टीवेशन थोड़ा फास्ट हो। ठीक है, उसके बाद एक तरीके का जो मैप्स अगर हम इसको बोले, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट इसमें होता है, नेशनल इकोनॉमी काफी ज्यादा हेल्प करता है। इससे क्या होता है, कई सारे प्रोडक्ट बनाने में भी यूज होता है, फिर उनकी सेलिंग होती है। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट जो इसका है मैप्स का, वो कितना है, अराउंड 60 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, अराउंड 60 बिलियन डॉलर का है, जो कि आपका 6 to 8% क्या हो रहा है, एनुअली ग्रो हो रहा है। ठीक है, ये सबसे पहले क्या होता है, इंडिया जो है सबसे पहले इंडिया उस चीज का मेजर एक्सपोर्टर है, किसका, मैप्स का, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट का। सेकंड नंबर पे आपका चाइना, फिर इंडोनेशिया, देन ब्राजील, उसके बाद जो कि लगभग मतलब 1 बिलियन के लगभग वो क्रॉस करने वाला है एक्सपोर्ट उसका। ठीक है, इंडिया जो है वो ज्यादा रिच है, यहाँ पे लगभग लगभग 20,000 स्पीसीज पाई जाती है। ठीक है, जिसमें 3,000 स्पीसीज जो होती है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन में यूज की जाती है। अब गवर्नमेंट जो होता है वो एक्शन इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करता है एंड इम्प्लीमेंट करता है कुछ मेजर्स कि इसके कल्टीवेशन बढ़े और एक्सपोर्ट बढ़े, जिसके लिए इन्होंने क्या किया कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना स्टार्ट किया, जो कि मैप्स का कल्टीवेशन कर रहे हैं, या फिर उनका प्रमोशन करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या किया, एक्सचेंज किया, ट्रेड डिस्कशन किया किसी और कंट्रीज के साथ कि और उसको कैसे ग्रो कराया जा सकता है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसमें मोस्टली क्वेश्चन वही आना था कि रोल्स आपके की कंट्री की इकोनॉमी में क्या रोल है और उसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल की कितना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हर्ब एज अ फूड पे आते हैं हम। ठीक है, हर्ब एज अ फूड में क्या होता है कि किसी भी हर्ब को एज अ फूड की तरह यूज किया जाए, जिसमें सबसे मेजर काम होता है किसका, न्यूट्रास्यूटिकल्स का। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल्स एक इनोवेशन है मेडिसिन का। ठीक है, ए सब्सटेंस दैट इज अ फूड और अ पार्ट ऑफ फूड प्रोवाइड अ मेडिसिनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स इंक्लूडिंग प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। मतलब ऐसा एक पदार्थ जो कि भोजन है या फिर भोजन का पार्ट है, वो क्या कर रहा है, वो आपकी बॉडी को एक तरीके का मेडिसिनल, यानी मतलब क्या बोलते हैं, मेडिसिनल, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या करता है, आपको एक मेडिसिनल इफेक्ट प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये एक तरीके का मतलब अलग है, न्यूट्रिएंट्स और फार्मास्यूटिकल का कॉम्बिनेशन मिला के बनता है न्यूट्रास्यूटिकल्स। ठीक है, न्यूट्रास्यूटिकल्स को हम अगर डिवाइड करें तो इनको अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है। जनरली जो हम डिवाइड करते हैं वो बेस्ड ऑन केमिकल कांस्टेंट्स और ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल न्यूट्रास्यूटिकल्स के ऊपर डिवाइड करते हैं। पहला होता है न्यूट्रिएंट्स, उसके बाद हर्बल एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स पे। दूसरा, उसके बाद इसमें न्यूट्रिएंट्स में विटामिन वगैरह होते हैं। हर्बल में क्या होगा, गार्लिक होगा, जिंजर होगा। डाइटरी सप्लीमेंट्स में क्या होता है, ब्लैक कोस होता है, जिंजिको बाल्बो होता है, ऐसे कई सारे। ट्रेडिशनल में क्या होता है, लाइकोपेन, जैसे टमाटो में लाइकोपेन मिला है तो लाइकोपेन की कोई टेबलेट बना दी। ओमेगा मिलता है सॉल्मन में तो ओमेगा 3 बना ली। सेपोनिन, सोया में सेपोनिन पाया जाता है, सोया को बना दिया। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल में क्या होता है, ऑरेंज जूस, फोर्टिफाइड कैल्शियम जो होते हैं उनको बनाना। ठीक है, ऐसे कई सारे आजकल आप देख रहे होंगे नई नई तरीके की चीजें आ रही हैं, जैसे कुछ एफरवेसेंट टेबलेट आ रहे हैं जो कि डायरेक्टली उसमें उस चीज की एसेंस होता है। ठीक है, उस चीज का पूरा वो होता है। अब यहाँ पे कैटेगरीज अगर देखेंगे तो पहले हम नॉन ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन न्यूट्रास्यूटिकल्स में। अब ट्रेडिशनल में मैंने बता ही दिया, इसमें लाइकोपेन, टोमेटो से लाइकोपेन निकाल दिया, जो लाइकोपेन का हमने न्यूट्रास्यूटिकल बना दिया। अब यहाँ पे देखेंगे उसके बाद क्या होता है कि नॉन ट्रेडिशनल में इसमें क्या
फोर्टिफाइड न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होता है उसके ऊपर, इनमें क्या हो गया, फूड फोर्टिफाइड फूड इसमें होता है जी, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर ब्रीडिंग से मिलके बनाया जाता है। जैसे आपका जिसमें मिल्क फोर्टिफाइड, जो उसमें क्या होता है कि क्या बोलते हैं, कैल्सोफेरॉल जो होता है वो क्या करता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कम करने में कोशिश करता है, जो मिल्क फोर्टिफाइड कर दिया गया हमने उसको। प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक जो मिल्क होते हैं उनमें काफी ज्यादा हेल्प होता है, वो रेस्पिरेटरी फंक्शंस वगैरह में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। बनाना फोर्टिफाइड मिल्क जो होता है, या सोया मिल्क आने लगा है आजकल, एलमंड मिल्क आने लगा है, ये सारे सारे नॉन ट्रेडिशनल टाइप के हैं, ठीक है। उसके बाद रिकॉम्बिनेंट न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसमें, फर्मेंटेशन, फूड, स्टार्च वगैरह, योगर्ट वगैरह जो आ रहे हैं, प्रोबायोटिक्स जितने आ रहे हैं वो सब है, ठीक है। थेराप्यूटिक एप्लीकेशन क्या, ये क्या है, मेडिसिनल बेनिफिट्स प्रोवाइड कराता है, साइड इफेक्ट इसके बहुत कम है, हेल्थ बेनिफिशियरी इफेक्ट इसके ज्यादा है, और क्या करता है, हेल्थ वैल्यू बढ़ाता है, डाइट को भी इंप्रूव करता है, और कई सारे इजिली अवेलेबल होता है, और थोड़ा इकोनॉमिकल है। हाँ, नॉट इकोनॉमिकल बोल सकते हैं, अभी थोड़ा न्यूट्रास्यूटिकल्स महंगा है, बट जैसे जैसे वो पूरा का पूरा प्रोसेस में आएगा ये इजी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन का ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। ये नेचुरल और सिंथेटिक दोनों सब्सटेंस के हो सकते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट, और दूसरा एंजाइमेटिक नॉन एंजाइमेटिक, ठीक है। पहला प्राइमरी एंटीऑक्सीडेंट जैसे एसओडी, कैटलाज ऐसे करके हो गए, ठीक है। अब जो क्या बोलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट का वो होता है, सोर्स होता है, वो क्या होता है, कई सारे सोर्स हो सकते हैं इसके, ठीक है, जितने अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कुछ लीक से पाए जाते हैं, ओनियन से पाए जाते हैं, ओनियन, गार्लिक वगैरह एंटीऑक्सीडेंट बहुत पाए जाते हैं। एग प्लांट हो गया, ग्रेप्स हो गया, मैंगोज हो गया, बनाना हो गया, अलग अलग फ्लेवोनाइड हो गया, ये मतलब अलग अलग जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो अलग अलग तौर पे पाए जाते हैं। फिर उसके बाद थेरापेटिक एप्लीकेशन क्या, ये कार्डियोवास्कुलर में हेल्प करते हैं, कैंसर डिजीज हो गए उसमें काफी ज्यादा, ब्रेन इंजरी हो गई, स्ट्रोक हो गया, इन सब में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। प्रोबायोटिक्स हो गया, प्रोबायोटिक्स क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया को मिला के बनाया जाता है जो कि हार्मफुल नहीं होते हैं, और उनको क्या बोलते हैं, मतलब हार्मफुल नहीं होते हैं, और डाइजेशन में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, और आपके न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ये कुछ टाइप के मतलब जो पैथोजेंस होते हैं उनको भी क्राउड आउट करते हैं, ठीक है, जिसमें लैक्टोबैसिलस और बाइफाइडो बैक्टीरियम का ग्रुप जो होता है वो कॉमनली यूज किया जाता है किसमें, प्रोबायोटिक्स में, ठीक है। प्रीबायोटिक्स। प्रीबायोटिक्स क्या होता है, इनडाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स को प्रमोट करता है, उसकी ग्रोथ को, जिसमें गुड बैक्टीरिया जो कि आपके लैक्टोबैसिली जो होते हैं, ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं उनको यूज करके प्रीबायोटिक्स बनाया जाता है, ठीक है, जो कि आपके फूड वगैरह में, जीआईटी के रेगुलेशंस में काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। इंटेस्टाइनल में कोई ब्लीडिंग है उनको रोकते हैं, कोट करते हैं, मतलब कोट करते हैं जो होस्ट सरफेस है, रिसेप्टर्स जहाँ पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन होने के चांसेस रहे वहां सबको रोकते हैं, इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, ठीक है। डाइटरी फाइबर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा, डाइटरी फाइबर्स वो फाइबर जिनमें डाइट्स वगैरह पाई जाती है। ओमेगा 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेंगे। ओमेगा 3 जो होता है वो एक तरीके का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है कई सारे बॉडी में फंक्शंस को काफी ज्यादा हेल्पफुल करता है, ठीक है। ओमेगा 3 जो होता है वो क्या होता है, कहाँ फाउंड पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, फ्लेक्सीड में पाया जाता है, डाइटरी सप्लीमेंट जैसे फिश ऑयल वगैरह हो गया उनमें पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे इनटेक अमाउंट कितना है एएलए का, वो कितना है, 12 से मंथ में 0.5 ग्राम, 7 ग्राम, मतलब जितना ज्यादा आप बड़े होते जाते हैं, मतलब एक पूरे मेन को 1.6 ग्राम देना चाहिए, फिर वहां से महिला को 1.1, यानी वुमेन को थोड़ा कम दिया जाता चाहिए, उसका प्रेग्नेंट वुमेन को थोड़ा ज्यादा, और अगर ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है तो प्रेग्नेंट से थोड़ा कम, ठीक है। टाइप्स जो होते हैं ओमेगा, मतलब जो ओमेगा वाले होते हैं, टाइप्स ऑफ फूड प्रोवाइडिंग ओमेगा फैटी एसिड, ऐसे फूड्स जो क्या करते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो फिश हो गया, ठीक है, नट्स एंड सीड्स हो गया, प्लांट ऑयल हो गया, या फोर्टिफाइड फूड्स हो गए, जो एग हो गया, योगर्ट हो गया, जूस हो गया, सोया बेवरेजेस हो गए, इनफैंट फॉर्मूलाज हो गया, इन सब के द्वारा आप फैटी एसिड को पा सकते हैं। फैटी एसिड क्या करता है, रिड्यूस करता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज को, और आपके डेथ, मतलब किसी पर्सन की कार्डियोवास्कुलर से डेथ होने वाली है उसको भी रिड्यूस करता है, आपके कार्डियो वगैरह में काफी ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है। और ऐसे कई सारे टॉपिक्स है, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। कार्टिनॉइड है, कार्टिनॉइड आपको पता ही होगा, कार्टिनॉइड किसमें पाया जाता है आपके कार्टिनॉइड आपका कैरेट वगैरह में पाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है कैंसर वगैरह की चीजों, ब्रेस्ट कैंसर वगैरह को काफी ज्यादा प्रिवेंट करता है। सोयाबीन हो गया, हमने पढ़ा, उसके आगे सोयाबीन से क्या पाया जाता है, क्या क्या चीजें है, तो ग्लाइसिन, सोया, मतलब ऐसे ही कई सारे हैं, तो सोया का भी कुछ होता है, ठीक है। इसमें एसेंशियल्स होते हैं, ये हार्ट डिजीज, कैंसर और ऑस्टियोपोरोसिस की प्रोसेस को रोकता है,
आपके फूड को, बॉडी को अच्छा सप्लीमेंट देता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ठीक है। और गार्लिक 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 क्या है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट की पूरी प्रोसेस कंप्लीट करता है और अच्छे से बॉडी को और ऑक्सीडेशन से बचाता है और कई सारी चीजों में हेल्प करता है। इंट्रोडक्शन टू हर्बल फॉर्मूला, ठीक है। हर्बल फॉर्मुलेशन क्या होता है, किसी भी हर्ब्स को लेके विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस किसी भी हर्ब से मिलके एक कोई डोजेस फॉर्म बनाना, वो होता है हर्बल फॉर्मुलेशन आपका, जो कि आपके न्यूट्रिशनल कॉस्मेटिक बिहेवियर को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। इनको ऐसे यूज नहीं करना चाहिए, इनको डायग्नोज, ट्रीटिंग और ये सब चीजों के बाद ही यूज करना चाहिए इन डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की नजर में, ठीक है। उसके बाद हर्ब जो होता है वो न्यूमरस डोजेज फॉर्म का होता है विथ मैनी मार्केट प्रूवन, ठीक है। ये कई सारे के होते हैं, मतलब जो आपका ये होता है हर्बल फॉर्मुलेशन होता है वो मॉडर्न, नोबल और ट्रेडिशनल पे काफी ज्यादा रिलाय करता है, ठीक है। जो मॉडर्न हो गए, मतलब आज के टाइम पे काफी ज्यादा चल रहे हैं, सुपोजिटरीज हो गए, कैप्सूल्स हो गए, सिरप हो गए, टैबलेट्स हो गए, ये सारे के सारे मॉडर्न है, ठीक है, टैबलेट्स। उसके बाद नोबल डोजेस फॉर्म हो गए, इनमें क्या होता है आपका, जैसे नैसो सस्पेंशन आ गया, पैचेस आ गए, ट्रांसडर्मल पैचेस आ गए, ये सारे जो है वो कौन से हैं, नोबल डोजेस फॉर्म है। उसके बाद ट्रेडिशनल सिस्टम आ गया, ट्रेडिशनल सिस्टम में जैसे हम टिंक्चर यूज करते थे, टैबलेट यूज कर सकते थे, पैलेट्स यूज करते थे, या फिर कोई सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन ले वगैरह यूज करते थे, वो सारी चीजें इसके अंडर में आती हैं, ठीक है। अब कन्वेंशनल में हम ज्यादा क्या पढ़ेंगे, हर्बल सिस्टम, सॉरी हर्बल सिरप, हर्बल टैबलेट्स और हर्बल क्रीम के बारे में पढ़ेंगे। हर्बल सिरप क्या होता है, हर्बल सिरप जो होता है इक्वल अमाउंट के हर्ब्स एक्सट्रैक्ट इसमें कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। इसका कंसेंट्रेशन जो होता है वो हनी और शुगर के तौर पे जाना जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, फ्लेवर्ड होता है, ऑरेंज रसबेरी काफी ज्यादा यूज किया जाता है इसमें, मेठेंडा भी काफी ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। प्रिपरेशन जो है हर्बल सिरप की, ये कुछ प्रिपरेशन होते हैं, जैसे रेसबेरी सिरप है, चेरी सिरप है, सरसाफिलिया है, ग्लाइकिजा है, और क्या है आपका अस्वा और अरिस्टा है, ठीक है। ये कुछ अलग अलग है। इवेल्युएशन पैरामीटर्स कुछ इन सब के होते हैं, जो मटेरियल मास की इन्फॉर्मेटिव देखते हैं, पीएच डिटरमिनेशन करते हैं, माइक्रोबियल लिमिटेशन देखते हैं, एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव इंग्रेडिएंट कौन सा डाला गया है, एंटी इनऑक्सीडेंट प्रिजर्वेटिव कौन सा डाला गया है, एक्सट्रैक्टेबल फॉर्म कौन सा डाला गया है, कंटेनर एंड क्लोजर का सिस्टम डाला गया है, ठीक है। उसके बाद हर्बल टैबलेट्स आते हैं। हर्बल टैबलेट्स क्या होते हैं, सॉलिड डोजेस फॉर्म होते हैं, किसके, पाउडर्ड हर्बल ड्रग्स के। ये क्या पाउडर्स, मतलब जितने भी टाइप का एक्सट्रैक्ट लिया हमने उसको पाउडर्ड किया एंड उसको टैबलेट्स के फॉर्म में बना दिया। पहले क्या करते हैं, प्रिपरेशन में इसके वेइंग करते हैं इंग्रेडिएंट्स की, फिर उसको मिक्स कर देते हैं, फिर उसका ग्रेनुलेशन करते हैं। अब ग्रेनुलेशन में आपने पहले ही पढ़ा होगा, वेट ग्रेनुलेशन एंड ड्राई ग्रेनुलेशन, दो तरीके की प्रोसेस होती है। उसमें उसके बाद क्या करते हैं, कंप्रेस करके उसको टैबलेट फॉर्म में बना देते हैं। इसमें क्या, टैबलेट्स में कौन कौन से पैरामीटर्स होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, डिसोल्यूशन टेस्ट होता है, हार्डनेस उसकी चेक करते हैं, कंटेंट एंड मास इन्फॉर्मेटिव चेक करते हैं, मॉइस्चर कंटेंट चेक करते हैं, और माइक्रोबियल लिमिटेशंस चेक करते हैं, ठीक है। हर्बल क्रीम क्या होता है, हर्बल क्रीम एक तरीके विस्कस सॉलिड सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है, जो कि ऑयल एंड वाटर टाइप की होती है, एंड या फिर ऑयल वाटर इन ऑयल टाइप की हो सकती है। इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं, पहले ऑयल फेस बनाते हैं, फिर उसके बाद एक्वस फेस का हाइड्रेशन करते हैं, जिसमें इंग्रेडिएंट उसके मिक्स वगैरह कर देते हैं, फिर इमल्सन की फॉर्मिंग होती है, फिर वो होता है, फिर उसके बाद जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होते हैं उसका डिस्पर्शन करते हैं, ठीक है। फिर पीएच जो इसका क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन पैरामीटर्स का क्या होता है, पीएच इसका चेक करते हैं, विस्कोसिटी चेक करते हैं, रेयोलॉजी चेक करते हैं, इसकी डिटर्मिनेशन करते हैं किस टाइप का इमल्सन बना है, डाइल्यूशन टेस्ट चेक करते हैं, और डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हर्बल मिक्सर। हर्बल मिक्सर क्या हो सकता है, आपका दो से ज्यादा इंग्रेडिएंट जो कि आपके फॉर्मुलेट कर सकते हैं, किसमें आपके टैबलेट्स भी बन सकते हैं, कैप्सूल बन सकते हैं, ऑइंटमेंट भी बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल डिजीज को ट्रीट करने के लिए बने होते हैं। तो पहले इसको क्या करते हैं, हर्बल मिक्सर को पहले भस्मास, मतलब इसको कैल्सिनेटेड सब्सटेंस एक तरीके का कैल्सिनेटेड सब्सटेंस होता है, जो कि प्रिपेयर किया जाता है मेटल्स, मिनरल्स और एनिमल प्रोडक्ट को, और मतलब जला के, ठीक है, एस उसका यूज करके। उसके बाद उसको चूरन बनाते हैं, चूरन के फॉर्म में रखते हैं, और एक तरीके, मतलब चूरन एक तरीके, भस्म और चूरन में दो तरीके में होता है, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन पैरामीटर में आता है, इसमें क्या होता है, कलर, ऑर्डर और अपीयरेंस के बेसिस पे चेक करते हैं, विस्कोसिटी चेक करते हैं, पीएच चेक करते हैं, डिसइंटीग्रेशन टाइम चेक करते हैं, हार्डनेस चेक करते हैं। फिर आता है आपका नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, जिसमें नोबल डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ना है कि नोबल डोजेस फॉर्म कौन कौन से होता है। नोबल डोजेस फॉर्म मैंने फार्मास्यूटिक्स में भी पढ़ा है, अगर आपने फार्मास्यूटिक्स पढ़े हो तो, जैसे आपका सॉलिड सॉरी सस्टेन रिलीज हो गया, कंट्रोल रिलीज हो गया, लॉन्ग एक्शन, लॉन्ग रिलीज टैबलेट्स हो गए या कैप्सूल हो गए, प्रोलॉन्ग रिलीज कैप्सूल्स हो गए, ट्रांसडर्मल पैच हो गए, ट्रांसडर्मल डिलीवरीज हो गए, ये सारे के बारे में इसमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी नोबल डोजेस फॉर्म जो होते हैं वो यही होते हैं। बाकी आपका जो क्या होता है, हर्बल डोजेस फॉर्म बनाने में चैलेंजेस कौन कौन से आते हैं,
उसमें स्टैंडर्डाइजेशन अगर उसे किसी भी क्या बोलते हैं किसी भी डोज फॉर्म की करनी है, उसमें काफी ज्यादा दिक्कत होती है, उसकी क्वालिटी कंट्रोल अच्छे से नहीं हो पाती, क्योंकि कुछ जो आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन होते हैं उसकी क्यूसी में उतना अच्छे से नॉलेज नहीं है। बायोअवेलेबिलिटी कभी कभी इंप्रूव करने में दिक्कत आती है। आपकी सेफ्टी कंसर्न कभी कई सारे रहते हैं, रेगुलेटरी कंप्लायंस भी होता है। ठीक है, ऐसे कई सारे प्रोसेस जो होते हैं वो चैलेंज करते हैं इस चीज को। फिर हर्बल कॉस्मेटिक्स में आते हैं हम। हर्बल कॉस्मेटिक्स क्या होता है? ऐसे प्रोडक्ट जो कि फॉर्मुलेट किए जाए जो आपके कॉस्मेटिक मतलब उनका सिंपल सा उनका काम जो हो वो कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो, यानी कॉस्मेटिक साइंस की तरफ काफी ज्यादा झुकाव हो। ऐसे इंग्रेडिएंट जिनका कॉस्मेटिक बेनिफिट हो। ठीक है, इनका रोल क्या होता है? ये इन स्किन की कंडीशंस को काफी ज्यादा इंप्रूव करती हैं, हेयर नेल के कंडीशंस को भी काफी ज्यादा इंप्रूव करते हैं, स्किन को एक सील्ड बनाते हैं, एक तरीके का हार्मलेस चीजों से बचाते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटीसेप्टिक, एंटी इंफ्लेमेटरी चीजों से भी काफी ज्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, अब उसमें सबसे पहला जो है वो एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल आपने पहले से अच्छे से पढ़ा हुआ है। ठीक है, एलोवेरा के बारे में बहुत अच्छे से हमने पढ़ाई की है, तो उसको आप वहां से वही समझ लीजिएगा, वही केमिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वही सारी चीजें होती है। अब इसका कॉमन प्रिपरेशन जो होता है, मार्केटेड प्रिपरेशन जिसको बारे में कॉमर्शियल प्रिपरेशन, तो एक एलोए नाम से आता है, कुमारियासोव नाम से आता है, मेंसोनॉर्म आता है, ईव केयर आता है, कई सारे, मतलब ऐसा कोई एलोवेरा जेल का नाम लिख देना जो कि एलोवेरा का बना हो, मतलब कमर्शियल प्रिपरेशन, मतलब वो मार्केट में किस नाम से वो चीज बिकती है। ठीक है, थेरापेटिक यूज वगैरह हमने बता दिया। एलमंड ऑयल है। अब एलमंड ऑयल आपको पता है कि एलमंड ऑयल क्या एक तरीके का एलमंड्स की उसमें क्या होगी, इंग्रेडिएंट उसमें एलमंड पड़ा होगा और उसमें एलमंड की प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, तो इसमें बिटर एलमंड्स ऑयल आते हैं, स्वीट एलमंड्स आते हैं, दो तरीके के एलमंड्स ऑयल होते हैं। उसके बाद क्या होता है, सोर्सेज जो है एलमंड्स ऑयल के, दोनों के अलग अलग, दोनों के ही सेम सोर्स होते हैं। ठीक है, प्यूनस एमाइगेलस वार। ठीक है, ये मेन होता है। इसमें क्या होता है, अलग अलग इसमें एलमंड्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, बट उसका सोर्स एक ही होता है, एलमंड फैमिली से ही होता है। रोसेसी जो उसकी फैमिली होती है उसी से किया जाता है, बस उसमें एलमंड्स को अलग कर दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ठीक है, इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट्स क्या क्या होता है, इसमें प्रोटीन होता है, म्यूसिलेज होता है, इमल्सिन होता है। ठीक है, जो बिटर होता है उसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन होता है, काइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड होता है, और एमाइगोग्लाइडिन होता है। ठीक है, ये हो गया अलग अलग। फिर उसका कमर्शियल प्रिपरेशन होता है, जो कि आपको पता ही है, बजाज एलमंड ऑयल आता है, एलमंड हेयर ऑयल होता है, एलमंड स्किन ऑयल होती है, ऐसे कई सारी चीजें आती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इंफ्लेमेटरी देता है, और आपके मतलब कई सारे प्रोसेस स्किन वगैरह में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। लेवेंडर ऑयल हो गया, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ये लेवेंडर से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें लेवेंडर ऑयल, बाथ जेल, टी वगैरह कई सारे आते हैं। ठीक है, ऑलिव ऑयल हो गया। ऑलिव ऑयल आपका इसका सोर्स क्या है, ओलिया यूरोपोएलिन। ठीक है, ओलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये मल्टीपर्पज इंग्रेडिएंट होता है। इसको आजकल फूड मतलब खाना बनाने में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, कि काफी ज्यादा हेल्दी होता है, लो कैलोरी होता है, तो ऑलिव ऑयल का उसमें भी काफी ज्यादा यूज होता है। अब ऑलिव ऑयल में क्या होता है, ग्लाइसराइड होते हैं, ऑयलिक जिसको बोलते हैं, प्लेमेटिक बोलते हैं, लिनियुक बोलते हैं, स्टेरिक बोलते हैं, ऐसे कई सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ऑलिव ऑलिव हेल्दी ऑलिव ऑयल। ठीक है, उसके बाद डेल मोंटे ऑलिव ऑयल, ऐसे कई सारे मार्केटिंग प्रिपरेशन है, कोई भी उठा के लिख दीजिएगा। ठीक है, इसका थेरापेटिक क्या है, ये सॉल्वेंट मतलब पेरेंटल प्रिपरेशंस में भी कभी कभी हेल्प करता है। ये आपके बॉडी को क्या एक सूदनिंग एजेंट की तरह, इमोलिएंट की तरह भी काफी ज्यादा हेल्प करता है। न्यूट्रिशनल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, कई सारे प्रोसेस इसके हैं। ठीक है, उसके बाद रोजमेरी का आता है। जो मैरी का इसका सोर्स होता है वो मैरिनस ऑफिसिनेलिस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लैमिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, ये इसका नाम जो है ड्यू ऑफ सी से मिलके उसको डिराइव किया गया था। ड्यू ऑफ सी करके बोला जाता है। इसकी स्मेल काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसमें आपका पतंजलि रोजमेरी ऑयल आता है, एंटी हेयर फॉल ऑयल आता है, ममाअर्थ का आता है, रोजमेरी खुद से एक ऑयल बनाता है, ऐसे कई सारे होते हैं। ठीक है, इसका केमिकल जो वो होता है, क्या बोलते हैं, केमिकल कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है, वोलेटाइल होता है, जिसमें ईस्टर होता है, अल्कोहल होता है। ठीक है, उसका प्रिंसिपल कांस्टेंट जो होता है वो बोरिनोल होता है, कैंपर होता है, और ब्रोनिल एसिड होता है, और मोनो टर्पिनॉइड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे हैं अलग अलग। फिर उसके बाद सैंडलवुड है, ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आते हैं फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। अब फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग ये आपका लास्ट है। इसमें एक ही क्वेश्चन मोस्टली आता है, क्या आता है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ ड्रग। ये हमने थर्ड चैप्टर में भी ये टॉपिक हमने देखा था, किसमें, हाँ, केमिकल, आपका जो केमिकल वो है केमिकल इवेल्युएशन ऑफ किसी क्रूड ड्रग, उसमें भी हमने इसको पढ़ा था। तो कहीं ना कहीं फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, किसी भी ड्रग का
उसका फाइटोकेमिकल जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना, उसमें कौन से पाए जाते हैं, क्या है, कौन कौन से पाए जाते हैं और उनका मेडिसिनल यूज क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या चीजें हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल नेचर क्या है, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करना किस में आता है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन में आता है। इस एनर्जी में मेनली केमिकली जो मेनली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की स्टडी की जाती है जो कि प्लांट द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं। इसमें मतलब फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन जो होता है कई सारे स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, पहले उसको, सिंपल सी बात है, पहले किसी भी ड्रग को लेंगे, फर्स्ट स्टेप तो यही रहेगा, ठीक है। उसको लिया, उसको क्या किया, पहले क्वालिटी कंट्रोल के इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टिगेट किया, उसका टेक्सचर कैसा है, क्या है, और उसके बारे में हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन पहले से है। फिर उसके बाद स्टेजेस के बारे में जाते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन करते हैं, उसके बाद उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, कैरेक्टराइजेशन करते हैं, फिर उसका क्वालिटी कंट्रोल कराते हैं। देन उसके क्वालिटी कंट्रोल में उसको क्या करते हैं, उसके फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं कि उसमें कौन कौन सी पाई जाती है। जैसे सेना हो गया, सेना को अगर हम कर रहे हैं तो उसमें सेनोसाइड ए बी कौन कौन से पाए जाते हैं, उसका काम क्या है, केमिकल नेचर क्या है। फिर उसके बाद थर्ड स्टेज में क्या आता है, इसके बायो सिंथेटिक पाथवे जो कि लीड कर रहा है आपके स्पेसिफिक कंपाउंड की तरफ, उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर आपके फोर्थ में जाते हैं, उसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन करते हैं, किसका, आपके फार्मास्यूटिकल कंपाउंड का, कि उसका एक अलग अलग डिफरेंट मेथड यूज करके, जैसे उसमें मेनली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड क्रोमेटोग्राफी काफी ज्यादा यूज की जाती है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग तो आपको पता ही होगा, एक्सट्रैक्शन कैसे कराते हैं। किसी भी ड्रग में क्या होता है, मेडिसिनली एक्टिव कॉन्स्टेंट्स को या फिर एनिमल टिश्यूज में से उसके जो सिलेक्टिव सॉल्वेंट्स वगैरह होते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करके उसके एक्टिव कॉन्स्टेंट्स को उससे बाहर निकालना, ठीक है। जैसे चाय आपने बनाई, चाय का मेन प्रोसेस क्या होता है, चाय पत्ती डालने का, कि जो चाय में निकोटिनामाइड होता है वो कहां पे आपके दूध में पहुंच जाए, ठीक है। तो उसी को एक्सट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन जो होता है वो कई सारे प्रोसेस में होता है, ठीक है। जो स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट एक सिलेक्टिव सॉल्वेंट लेते हैं जिसको मेंस्ट्रम बोलते हैं, मतलब कोई ऐसे सॉल्वेंट लेंगे जिसके अंदर में वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने दूध लिया था वैसे ही कोई एक मेन सॉल्वेंट लेंगे जिसको मेंस्ट्रम बोलते हैं, उसको क्या करेंगे, थेरापेटिकली एक्टिव कांस्टेंट जो ड्रग है उसमें उसको रखेंगे। फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, फिर उसके बाद एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस अगर वो स्टीम डिस्टिलेशन से होगा या फिर किसी प्रोसेस होगा वो अलग तौर पे डिवाइड होता है। फिर उसके बाद पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। फिर उसके बाद जो मतलब एक होता है वाटर आपका, जैसे वाटरी सब्सटेंस डाला तो आपका एक वाटर में एक्टिव कांस्टेंट निकल गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा सूखा वाला पार्ट बनता है, जैसे चाय पत्ती जिसको बोलते हैं, चाय छानने के बाद चाय पत्ती बचे उसको क्या बोलते हैं, मैक बोलते हैं, ठीक है। जिसको मर्क भी बोलते हैं, ठीक है, मर्क बोलते हैं। उसके बाद मेंस्ट्रुम जो यूज किया जाता है वो केमिकली और फिजिकली इनर्ट होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, थोड़ा सस्ता होना चाहिए और सिलेक्टिव होना चाहिए जिसको हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। बाकी मेथड, कुछ मेथड्स दिए हुए हैं एक्सट्रैक्शन के जो कि आपने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, पर्कुलेशन वगैरह है, ये सारी चीजें हैं। फिर हम आते हैं आइसोलेशन एंड प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग, ठीक है, कैसे क्या करते हैं। अब इसमें पहला प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन में क्या करते हैं, इसके कंपाउंड और पर्टिकुलर सब्सटेंस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, यानी उसके क्या बोलते हैं, एक बेसिक ओवरऑल सुपरफिशियल उसको देखते हैं कि कौन कौन सा क्या है, उसको प्यूरिफाई करते हैं कि हाँ ये उसका ऑथेंटिक सोर्स यही है। फिर हम क्या करते हैं, आपका आइसोलेशन तो हो चुका है, फिर प्यूरिफिकेशन करते हैं। देन उसको हम डिटेक्ट करते हैं कि मतलब क्या क्या चीजें हैं कहाँ कहाँ पे, तो उसको हम एक्सपोज कराते हैं किसके, कुछ लिटरेचर टेक्निक्स होती है जैसे अल्ट्रावायलेट यूवी हो गया, आईवी हो गया, एनएमआर हो गया, मास स्पेक्ट्रल हो गया, ये सारी की चीजें और या क्रोमेटोग्राफी हो गया, उनके अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब जैसे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, इसके रेडिएशंस जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंटरेक्शंस होते हैं उसको हम स्टडी करते हैं किसी भी मैटर के साथ में, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड जो होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन के कुछ आइडेंटिफिकेशन कंपाउंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है, जैसे यूबी हो गया, यूबी या विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, दोनों में से एक बोलते हैं। अल्ट्रावायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या है, इन्वॉल्व होता है क्या, एनालिटिकल मेथड, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं, हाई लाइट एब्जॉर्प्शन को की वेवलेंथ को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि इसमें वेवलेंथ कितना ज्यादा क्या हुआ, ठीक है। इसमें आप अलग अलग देख रहे होंगे, यूबी रेंज दिया हुआ है, अलग अलग, इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं, बस चीजें ये चीज याद रखिएगा कि इंफ्रारेड के स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इसमें कैसे क्या चीजें होती हैं, वो सारी चीजें आप याद रखिएगा। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं कि स्पेसिफिक आए, ठीक है। फिर आते हैं क्रोमेटोग्राफी पे। क्रोमेटोग्राफी एक तरीके का वर्सेटाइल सेपरेशन टेक्निक होता है जिसमें क्या करते हैं, दो मोर सब्सटेंस को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और एक फिक्स्ड फेज में लेके आते हैं, ठीक है। क्रोमेटोग्राफी क्या करते हैं, सेपरेशन, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन सभी के लिए यूज होता है किसी मिक्सचर के, ठीक है। जनरल प्रिंसिपल क्या होता है, दो प्रिंसिपल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये एक आपका रिलेटिव एब्जॉर्प्शन से रिलेटेड होता है और दूसरा पार्टीशन कोएफिशिएंट पे
ये 2 फेजेस में काम करता है। अब इसको केमिकल करेंगे, ठीक है, क्लासिफिकेशन करेंगे क्रोमेटोग्राफी का। उसमें क्या होगा, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है, ठीक है। पहला आपका एड्जॉर्प्शन के बेसिस पे होता है, मतलब वो ऐसा कुछ जो ऐसी टेक्निक जो क्या करती है, सॉलिड सपोर्ट करती है, ठीक है, और वो एड्जॉर्प्शन का क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फॉलो करती है कि उसमें एड्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। कोई भी जो भी लाइट जो क्रोमेटोग्राफी हो रही है उसमें एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस कंप्लीटली फॉलो हो रहा है। इसमें क्या होता है, ग्रेविटी या फिर कोई तरीके का पॉजिटिव प्रेशर अप्लाई किया जाता है। इसमें आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी आ गया। कॉलम मतलब कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जिसमें कई सारे एक कॉलम होता है, उसमें अलग अलग लेयरिंग की जाती है और उसको उसमें डिप किया जाता है। जो जिसके साथ में रिएक्ट करता है वो वहां पे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन सा कॉन्स्टेंट्स है और उससे अलग अलग उसकी सेपरेशन हो जाती है। गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जो होती है आपकी, इसमें क्या होता है, अब आपका गैस सॉलिड में क्या होता है, उसमें एक तरह का गैस अप्लाई किया जाता है और वो जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसके ऊपर तो सॉलिड कंटेंट होता ही है। तो वो दोनों को हम साथ में एक कंप्राइज करके देन यूज करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सॉलिड गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी। फिर उसके बाद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, उसमें एक पतली लेयर होती है, उसको क्या करते हैं, उसमें डिप करते हैं, उसमें जो लेयरिंग में एक सिल्का जेल अप्लाई करते हैं, उससे जो रिएक्ट करता है उससे हम डिटेक्ट करते हैं कि वो कौन सा केमिकल वहां पे है, ठीक है। फिर आता है पेपर क्रोमेटोग्राफी आपकी आती है, ठीक है। उसके बाद आपका पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आती है। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या होती है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, एक फेज को हेल्प किया जाता है और दूसरा स्टेशनरी फेज होता है। इसमें 2 फेजेस होते हैं, इसलिए इसको पार्टीशन में बोलते हैं, ठीक है। ये एक तरीके का पैक्ड कॉलम में होता है। इसमें क्या गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आपकी हो गई, पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गई, आपकी लिक्विड क्रोमेटोग्राफी हो गई। ये 3 क्रोमेटोग्राफीज अलग चलती है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, इसमें एक तरीके का एनालिसिस होता है कंपाउंड का कि उसका फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कैसा है, जो कि एक स्पेशल फिल्टर पेपर के द्वारा डिजाइन होके उसमें चेक किया जाता है। इसमें एक जो सॉल्वेंट होता है वो इमिसिबल होता है और दूसरा पार्शियली मिसिबल होता है, ठीक है। इसमें जो कंपोनेंट का सेपरेशन होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है और इफेक्ट किया जाता है किसके, अलग अलग माइग्रेशनल मिक्सचर के ऊपर में, ठीक है। इसको निकालने का एक ये आपका यहाँ पे एक तरीके का एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसके बेसिस पे आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। रिटेंशन रेशियो निकाल सकते हैं आप इसका, ठीक है। उसके बाद थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसमें क्या होता है, एक सिंपल तरीके का क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जिसमें क्या होता है, आपका सेपरेशन, कंपाउंड का सेपरेशन होता है, वाइडली यूज होता है, ठीक है। और एक फाइटोकेमिकल, इसमें क्या होता है, रैपिड एनालिसिस हम करते हैं और क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्वालिटेटिव एंड सेमी क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को, ठीक है। फिर आता है आपका HPLC, क्या बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। ये हाई रेजोल्यूशन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है जो कि आपका वाइडली यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, क्या करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन और डिटेक्शन करने के लिए, किसका, एडल्ट्रेंट्स का, ठीक है। और ये हर्बल प्रोडक्ट में मेनली यूज किया जाता है। और क्या होता है, ये फैसिलिटेट करता है आइडेंटिफिकेशन का, पेस्टिसाइड कंटेंट वगैरह को या माइकोटॉक्सिन जितने भी होते हैं बॉडी में, वो ये सेपरेशन के लिए यूज किया जाता है, या तो आपको पता ही है। इसमें डिटरमाइन करते हैं किसी भी फार्मास्यूटिकल उसकी मतलब जो फार्मास्यूटिकल कोई भी ड्रग है उसकी स्टेबिलिटीज को, ठीक है। तो आपका ये पूरा पूरा फार्माकोग्नोसी कंप्लीट हो गया है। अब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे के सारे डिस्कस कर दिए हैं, तो आप कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इतना सारा मेहनत किया है। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको एक और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठाकुर पब्लिकेशन की बुक खरीद लीजिए, बहुत अच्छी बुक बनी हुई है इस बार, काफी छोटी सी बुक है और जितने इंपॉर्टेंट चीजें वही आपके दी हुई है और एक सिंपल मैटर में दी हुई है। सो आप अच्छे से पढ़ते रहिए ठाकुर पब्लिकेशन की बुक और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टाटा।